लहर का सार वास्तव में स्वतंत्रता और बाधा की कमी में निहित है। बिना किसी संयम के जो चाहे वह करने की स्वतंत्रता है। वह चीज जो स्वर्ग और पृथ्वी के सबसे अविभाज्य रूप से करीब है वह है पानी। जब तक पानी मौजूद है वे एक साथ सुधरेंगे। जहां तक लहरें क्यों दिखाई दीं, यह स्वतंत्रता के कारण है। ये जल संयमित होने को तैयार नहीं है, केवल जब आप उन्हें समझते हैं। जैसे जैसे निशांग आगे बढ़ता गया, जो दृश्य पहले गायब हो गए थे वे और भी अधिक तीव्रता के साथ वापस आ गए। चारों ओर 5 किलोमीटर तक गड़गड़ाहट फैल गई। पूरे स्वर्गीय काल्ड्रॉन प्लाजा में सभी ने इसे बेहद स्पष्ट रूप से सुना, जैसे लहरें किसी के कानों के पास हों। हालांकि जब किसी ने इसे ध्यान से देखने की कोशिश की तो यह हवा की तरह था, अप्राप्य और अदृश्य था। यह हवा की तरह स्वतंत्र और अप्रतिबंधित था। सिद्धांतों में अंतर्निहित सिद्धांत थे। तो यह बात थी। कई लोगों ने समझ के भाव प्रकट किए। बूम बूम बूम। 18 पत्थर के खंभों में से 3 जिन पर प्राचीन कृपाण संप्रभु उकेरे गए थे, वे निशांग के बोलते समय चमकदार सफेद रोशनी से चमक रहे थे। प्राचीन कृपाण संप्रभु की छवियां इन स्तंभों के ऊपर पालथी मारकर बैठी थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे ध्यान से सुन रहे हैं। 3 विशाल कृपाण इरादे आकाश में उछल पड़े, जिससे बादलों को 50 किलोमीटर तक बिखेर दिया गया। निशांग का कृपाण दाव वास्तव में स्तंभों में संरक्षित प्राचीन कृपाण संप्रभुओं की प्रतिध्वनि को हिला सकता था। सभी ने चौंकाने वाले भाव प्रकट किए। जब निशांग समाप्त हो गया, तभी पत्थर के खंभों के शीर्ष पर प्राचीन कृपाण संप्रभुओं की छवियां धीरे धीरे फीकी पड़ गईं, जिससे कोई निशान नहीं रह गया। ताली ताली ताली। तालियों की गड़गड़ाहट बिना अंत के गूंज उठी। निशांग के बेहतरीन भाषण से कई लोग हैरान होकर खड़े हो गए। निशांग मंद मंद मुस्कुराया और टोस्ट में अपना चाय का प्याला उठाया। ये मेरे कुछ स्वतंत्र विचार हैं। कृपया मेरे खराब स्पष्टीकरण को क्षमा करें। भाई भाटी विनम्र हैं। यहां तक कि प्राचीन कृपाण संप्रभु भी ध्यान से सुनकर हिल गए। आपकी व्याख्या खराब कैसे हो सकती है? यह सही है। भाटी भाई जब बोले तो मेरी बीच में टोकने की भी हिम्मत नहीं हुई। जब मैंने आपका भाषण सुना तो ऐसा लगा जैसे बाढ़ के द्वार खुल गए। मेरे सामने की दुनिया व्यापक और विशाल हो गई। यह तथाकथित सिद्धांत अंतर्निहित सिद्धांत होना चाहिए। इस बार जब सेबर स्कूल रैंकिंग ताज़ा हो जाएगी तो भाई भाटी इतिहास में आपका नाम छोड़कर शीर्ष 10 में जगह बनाने में सक्षम हो सकते हैं। निशांग के भाषण की हर कोई जमकर तारीफ कर रहा था। निशांग बैठ गया और मुस्कुराया। आप सभी मुझे बहुत सम्मान देते हैं। ये महान ग्रैंड मास्टर स्तर के मार्शल सेज 10 साल में मेरे लिए एक मैच नहीं होंगे। हालांकि अगर मैं उन्हें हराना चाहता हूं तो बहुत कम उम्मीद है, जैसा कि मैं अभी हूं। जिस व्यक्ति के पास वास्तव में मौका है वह मेरे वरिष्ठ भाई प्रज्ञान है। दुर्भाग्य से उसके पास कुछ है और वह नहीं आ सका। उन्होंने कहा, यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रज्ञान निस्संदेह प्रोफाउंड डोमेन में युवा पीढ़ी के शीर्ष ब्लेड्समैन हैं। हालांकि उसे ट्रैक करना मुश्किल है और मिलना बहुत मुश्किल है। इस समय अंबुज राय ने अर्जुन देव की ओर देखा, जो हर समय चुप थे। वह मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराया और बोला, हालांकि प्रज्ञान नहीं आया, लेकिन हर कोई, यह मत भूलो कि हमारे यहाँ एक और भी प्रसिद्ध व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण से लड़ने की भी हिम्मत करता है। केवल अब लोगों ने इस तथ्य पर प्रतिक्रिया दी कि अर्जुन देव अभी भी यहाँ थे। अगर अंबुज राय की याद नहीं होती तो वे उनके बारे में भूल जाते। भाई देव, आपको भी कुछ शब्द कहने चाहिए। आपका उपनाम व्हाइट रोब्ड ब्लेड्समैन पहले से ही हर जगह फैल गया है और मैंने लंबे समय से इसके बारे में सुना है, किसी ने प्रोत्साहित किया। अंबुज राय ने गुनगुने लहजे में कहा, उसके पास अब कृपाण भी नहीं है। उन्हें बोलने के लिए कहने का क्या मतलब है? हा हा। करीबी युद्ध तकनीकों के बारे में बात करने के लिए? अर्जुन देव ने अंबुज राय की ओर देखा। वह सोच रहा था कि इस आदमी की समस्या क्या है, यह आदमी हमेशा उसे निशाना क्यों बना रहा है। उसने धीरे से अपना चाय का प्याला नीचे रखा और शांति से कहा, मैं वास्तव में अपने कृपाण दांव में अपनी हालिया समझ के बारे में बात करना चाहूंगा। मुझे कुछ अड़चनों का भी सामना करना पड़ा।
मुझे उम्मीद है कि हर कोई उनकी मदद करेगा। शायद आप मदद करने में सक्षम हो सकते हैं। यदि आप सभी को कोई आपत्ति नहीं है तो यह देव इसे आजमाएगा। सभी ने तुरंत निशांक की ओर देखा। अगर वह कुछ नहीं बोलते तो अर्जुन देव बोल नहीं पाते। निशांक ने अपना चाय का प्याला उठाया और अर्जुन देव से कहा, चूंकि आप पहले से ही यहाँ हैं, इसलिए आप भी बोल सकते हैं। आखिरकार आप एक बार ब्लेड्समैन थे। अर्जुन देव के प्रति निशांक का रवैया पहले की तरह ही ठंडा और अलग थलग था। स्पष्ट रूप से वह अर्जुन देव जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ राय रखते थे जो केवल दिखने में ब्लेड्समैन थे। अर्जुन देव मुस्कुराए और उन्हें कोई आपत्ति नहीं हुई। इस चाय पार्टी के माहौल ने उन्हें पहले ही संक्रमित कर दिया था। ब्लेड्समैन का एक समूह संप्रदायों के बीच अंतर किए बिना चाय पर अपने दाव पर चर्चा कर रहा है और बिना पीछे हटे अपनी समझ साझा कर रहा है, एक दूसरे की गहराई से जांच कर रहा है और एक साथ सुधार कर रहा है। अर्जुन देव को ऐसा आदर्श वातावरण कहीं और नहीं मिल पाएगा। अगर कोई अलग थलग रहता है तो वह कभी भी सुधार नहीं कर पाएगा। अब वह कुछ हद तक समझ गया कि युवा पीढ़ी इस चाय पार्टी के बारे में इतनी उत्साहित क्यों थी। औचित्य के बाद अर्जुन देव ने सबसे पहले चाय की एक चुस्की ली, खुद को तरोताज़ा किया, फिर उन्होंने अपने निर्दोष कृपाण दाव के बारे में बोलने की तैयारी शुरू कर दी। अर्जुन देव हाल के दिनों में काफी फेमस हो गए थे। हालांकि किसी ने उसे कृपाण का इस्तेमाल करते नहीं देखा था। ब्लेड्समैन के रूप में उनकी पहचान पर संदेह पहले से ही हर जगह फैल गया था। इसलिए जब अन्य मेहमानों ने देखा कि अर्जुन देव बोलने वाले हैं तो उन्होंने अपने चेहरे पर ज्यादा गंभीर भाव नहीं दिखाए। उन्हें विश्वास नहीं था कि कोई व्यक्ति जिसने ब्लेड्समैन के रूप में अपनी पहचान छोड़ दी है वह किसी भी गहन सिद्धांतों के बारे में बात करने में सक्षम होगा। अंबुज राय ने उनके चेहरे पर तिरस्कार भी दिखाया। यंग सिटी लॉर्ड ने चीजों को वैसा ही बनाया जैसा उन्होंने बोला, उत्तम चीजों के बारे में बात की और 3 प्राचीन कृपाण संप्रभुओं को प्रकट होने के लिए प्रेरित किया। आपके पास कृपाण भी नहीं है। यह वास्तव में सबसे अच्छा है कि आप यहां खुद को और शर्मिंदा न करें। सिकंदर अब सिर्फ देखते ही नहीं रह सकता था। उन्होंने उदास होकर कहा, अंबुज राय, चाय पार्टी के नियम मत तोड़ो। यह आपके बीच में आने का समय नहीं है। अंबुज राय ने बीच में बैठे निशांक की ओर देखा। जब उसने देखा कि निशांक ने दुखी भाव दिखाया तो वह केवल मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। अर्जुन देव लापरवाही से बैठ गए। जब उसने देखा कि कोई और नहीं बोल रहा है तो उसने शुरू करने के लिए अपना मुंह खोला। मेरे पास एक दाव है जिस पर मैं सभी के साथ चर्चा करना चाहता हूं। इसे निर्दोष कृपाण दाव कहा जाता है और शरीर को कृपाण के रूप में उपयोग करता है, विचारों को कृपाण के रूप में। एक विचार के साथ बाल भी कृपाण बन सकते हैं, कपड़े कृपाण बन सकते हैं, मुट्ठी की रोशनी कृपाण बन सकती है, एक किक से हवा कृपाण बन सकती है। जब अंबुज राय ने यह सुना तो वह धीमी आवाज में उपहास किए बिना नहीं रह सका, डींग मारना। हालांकि अंबुज राय के बोलने के बाद उन्होंने अर्जुन देव के चेहरे पर एक कठोर और गंभीर भाव देखा। अर्जुन देव के बाल और कपड़े बिना किसी हवा के लहरा रहे थे। अर्जुन देव के शरीर से एक असीम कृपाण का इरादा गूंज उठा और फैल गया। जैसे ही अर्जुन देव के काले बाल फड़फड़ाते थे, ऐसा लगा जैसे बालों का हर कतरा एक कीमती कृपाण, उज्ज्वल और देदीप्यमान बन गया हो। असाधारण कृपाण के इरादे ने उनके फड़फड़ाते कपड़ों को अनगिनत कीमती कृपाणों की तरह अंतहीन रूप से चलने वाले बना दिया। एक पल में निशांक सहित सभी ने गंभीर भावों को प्रकट करते हुए अपना तिरस्कार और अहंकार दूर कर दिया। अर्जुन देव के बोलते ही असाधारण बातें हुईं, जिससे उपस्थित सभी लोग चौंक गए। हाथ उठाना एक कीमती कृपाण को खोलने जैसा है, एक अद्वितीय चमकदार चमक। ऐसा लगता है जैसे मैं दुनिया का सबसे उत्तम कीमती कृपाण हूं। किंग कियांग। अर्जुन देव ने बोलना जारी रखा। उसके पीछे कुरकुरी कृपाण की आवाजें सुनाई दी, जो अंतहीन रूप से गूंज रही थी। उसने अपने शरीर से एक उज्ज्वल कृपाण प्रकाश छोड़ा और यह आकाश में ऊंची लटकी हुई पूर्णिमा में बदल गई और एक चमकदार चमक बरसाती थी। कृपाण के रूप में अपने विचारों का उपयोग करते हुए मैं जो कुछ भी चाहता हूं उसे आकार दे सकता हूं। मैं जो कुछ भी देखता हूं वह कृपाण है। मैं जो कुछ भी देखता हूं उस पर एक कृपाण की ओर इशारा करता है। निर्दोष क्यों?
मेरे से पहले किसी ने भी इस रास्ते पर नहीं लिया और कोई भी कभी नहीं करेगा। यह निर्दोष और परिपूर्ण है। कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। ऊपर आकाश में चमकीले चांद की तरह, पूरी तरह से गोल और निर्दोष, ठंडा और सुंदर। हाथ पलटने से दिन रात में बदल सकता है। आकाश में पूर्णिमा का चांद तेजी से देदीप्यमान हो गया। सभी ने इसे देखने के लिए ऊपर देखा। किसी समय रात ने दिन को बेदखल कर दिया था। इस चमकदार चांदनी ने सभी रोशनी को ग्रहण कर लिया। निशांक का दिल डूब गया। क्या मेरे द्वारा किए जाने से पहले किसी ने भी इस मार्ग को नहीं अपनाया और कोई भी कभी नहीं करेगा? वह वास्तव में कुछ भी कहने की हिम्मत करता है। बूम, बूम, बूम। एक एक करके प्राचीन कृपाण संप्रभु के साथ 18 पत्थर के खंभे देदीप्यमान रोशनी से चमक रहे थे। दाव को ध्यान से सुनने वाले प्राचीन कृपाण संप्रभु की छवियां एक बार फिर दिखाई दी। हालांकि इस बार निशांक से अलग था। अर्जुन देव ने अपना आधा भाषण भी पूरा नहीं किया था, फिर भी 9 पत्थर के खंभे जल चुके थे और कृपाण संप्रभु की छवियां पहले ही दिखाई दे चुकी थी। जहां तक निशांक का सवाल है, जब तक वह समाप्त हुआ तब तक केवल 3 पत्थर के खंभे ही जल चुके थे। अर्जुन देव के पास 9 थे, जो निशांक से बहुत आगे थे। प्राचीन कृपाण संप्रभु की छवियां फिर से प्रकट हुईं, उनके कृपाण इरादे आकाश में उड़ रहे थे। पूरे हेवनली काल्ड्रॉन प्लाजा में हर कोई जिसने इस चौंकाने वाले दृश्य को देखा, एक बार फिर स्तब्ध रह गया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि चाय पार्टी में किस तरह की उत्कृष्ट प्रतिभा दिखाई दी। निर्दोष 4 मौसम, आड़ू के फूल खिलते हैं, गर्मी का सूरज उगता है, शरद ऋतु की हवा चलती है, सर्दियों की बर्फ बहती है। वसंत की गड़गड़ाहट हुई और आड़ू के फूल चारों ओर 5 किलोमीटर तक खिल गए। एक सुगंध ने वसंत के अग्रदूत की तरह भूमि को भर दिया। धधकता हुआ सूरज ऊंचा हो गया, जिससे भूमि शुष्क और टूट गई, जिससे हवा 50 किलोमीटर के दायरे में लाल हो गई। यह गर्मी का सबसे गर्म दिन था। शरद ऋतु की हवा बेरहमी से बह रही थी और आकाश के नीचे की भूमि को ताकत से पार कर रही थी। दुनिया 50 किलोमीटर तक बेरंग हो गई। सभी ने देखा कि बर्फ की भूमि थी। अर्जुन देव ने फ्लॉलेस कृपाण दाव के बारे में बोलना जारी रखा। कृपाण के रूप में शरीर का उपयोग करना नींव थी। जहां तक इस कृपाण दाव को वास्तव में साकार करने के लिए सीखी गई मार्शल तकनीकों के साथ निर्दोष कृपाण दाव को कैसे जोड़ा जाए, जिसके लिए अधिक गहन समझ और समझ की आवश्यकता थी। जैसे जैसे अर्जुन देव ने बोलना जारी रखा, सभी प्रकार की रहस्यमय घटनाएं लगातार चमकती रहीं। उगता हुआ चमकता हुआ चांद, वसंत के आड़ू के फूल, गर्मियों की धधकती सूरज, शरद ऋतु की ठंडी हवा और सर्दियों की महान बर्फ, सभी एक चक्र में आगे बढ़ रहे हैं। प्राचीन कृपाण संप्रभु नक्काशी के साथ 18 पत्थर के खंभे लगातार चमकते रहे। कृपाण की आवाज से हवा भर गई। जैसे ही अर्जुन देव ने बात की, सभी 18 पत्थर के खंभे जल उठे और उनके संबंधित कृपाण संप्रभु मूर्त रूप में आए और सुनने लगे। उपस्थित सभी उत्कृष्ट ब्लेड्समैन खड़े थे, उनके चेहरे सदमे से खाली थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कृपाण के साथ अर्जुन देव की उपलब्धियां इतनी गहरी और अथाह स्तर तक पहुंच जाएंगी। वह सभी 18 कृपाण संप्रभुओं को साकार करने के लिए प्रेरित कर सकता था। अब अर्जुन देव का मजाक उड़ाने वाले अंबुजराय फीके पड़ गए। उसकी अभिव्यक्ति बेहद भद्दी हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने ऐसा दृश्य घटित होगा। निर्दोष, निर्दोष। मैंने अपनी जगह स्वर्ग से भी ऊंची रखी, इस आदर्श और निर्दोष कृपाण दाव को बनाना चाहता हूं। हालांकि मुझे भी संदेह है, क्या दुनिया वास्तव में किसी निर्दोष चीज को अस्तित्व में रहने की अनुमति दे सकती है? चंद्रमा निर्दोष है, लेकिन यह बढ़ता और घटता जाता है। हमारे पास निर्दोष 4 ऋतुएं हैं, लेकिन सुदूर उत्तर और दक्षिण में या आधा दिन और आधा रात है, हमेशा 2 ऋतुओं में कमी होती है। उन्होंने कहा, मुझे अन्य संदेह भी हैं। अगर मैं अपने शरीर को कृपाण के रूप में, अपने विचारों को कृपाण के रूप में उपयोग करता हूं, तो मुझे अपने हाथ में कृपाण के साथ क्या करना चाहिए? मैं कृपाण को अपने दिल में कहाँ रखूं? अर्जुन देव ने बहुत ईमानदारी से बात की। पहले भाग में उनकी समझ शामिल थी और उत्तरार्ध में उनकी अपर्याप्तता और शंकाओं पर प्रकाश डाला गया।
उनके शब्द अंतहीन रूप से बहते रहे, एक बार भी नहीं रुके। उन्होंने एक ही बार में सब कुछ कह दिया। खत्म करने के बाद वह अजीब तरह से खुश और लापरवाह महसूस कर रहा था। अतीत में वह अपने संदेहों के साथ कोई प्रगति नहीं कर सका, अब वह आशा का एक फीका किनारा देख सकता था। जब अर्जुन देव ने अपने दांव के बारे में बात समाप्त की तो रहस्यमय घटनाएं प्रकट हुईं जो सभी गायब हो गईं। हालांकि पत्थर के खंभों के ऊपर बैठे प्राचीन कृपाण संप्रभु पहले की तरह धीरे धीरे गायब नहीं हुए। इसके बजाय जैसे ही श्रोताओं ने अर्जुन देव के भाषण से नशे में धुत महसूस किया, जानकारी को ध्यान से पचाते हुए उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, जिससे सभी आश्चर्यचकित हो गए। मेरे पास एक दाव है जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। इसे नरसंहार कृपाण दाव कहा जाता है। कृपाण एक हथियार है जिसे मारने के लिए बनाया गया है। यह हत्या के बीच पैदा हुआ था। यह आम लोगों की जान ले लेता है, सब कुछ खत्म कर देता है। मेरे पास एक दाव है जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। इसे स्वर्ग पूरक कृपाण दाव कहा जाता है। स्वर्गीय दाव की तलाश करना कठिन है, स्वर्गीय कृपाण की तलाश करना कठिन है। मेरे पास एक दाव है जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। इसे डेथ कृपाण दाव कहा जाता है। सभी चीजें मरने के लिए पैदा होती हैं। एक ब्लेड्समैन के रूप में मैं स्वर्ग की अवहेलना करता हूं, मृत्यु के बीच जीवन की तलाश करता हूं। मेरे पास एक दाव है जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। इसे लाइटनिंग कृपाण दाव कहा जाता है। बिजली स्वर्गीय दाव का साधन है, स्वर्ग का क्लेश है। विशाल और असीम बुद्धिमान आवाजें विलीन हो गईं, एक दूसरे के ऊपर स्तरित हो गईं और आकाश में गूंज उठीं। अंतरिक्ष और समय से परे इन आवाजों ने पूरे स्वर्गीय काल्ड्रॉन शहर को कवर किया। प्राचीन कृपाण संप्रभु ने अपने दाव के बारे में बात करते हुए खुद को प्रकट किया। 7 रंगों के स्वर्गीय फूल आसमान से 50 किलोमीटर तक गिरते रहे। हेवनली काल्ड्रॉन सिटी के सभी ब्लेड्समैन दंग रह गए। तब ऋषि आवाजों ने उन्हें घेर लिया, उनके मन में आध्यात्मिक संगीत गूंज उठा। प्रतिक्रिया में वे सभी पालथी मारकर बैठ गए और अपने दिलों में कृपाण दाव को ध्यान से समझने लगे। मंच पर किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि प्राचीन कृपाण संप्रभु अपने दाव के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ ही क्षणों में इन उत्कृष्ट युवा प्रतिभाओं ने तुरंत अपने भाव बदल दिए और जल्दी से क्रॉसलिक करके बैठ गए। वे चुप रहे क्योंकि वे ध्यान से समझ रहे थे। ये प्राचीन कृपाण संप्रभु की छवियां थीं जो अपने दाव के बारे में बात कर रहे थे। वे जीवन में आने वाले प्राचीन कृपाण संप्रभु नहीं थे। अर्जुन देव और भाग्य की डोरी के कारण ये प्राचीन कृपाण संप्रभु समय और स्थान से परे थे, उन सभी के सामने प्रकट हुए। यह एक दुर्लभ अवसर था। यदि कोई इसे खो देता है तो उस पर फिर से आना असंभव होगा। प्राचीन कृपाण संप्रभु के अनुभव बहुत कीमती थे। 18 प्राचीन कृपाण संप्रभुओं को एक साथ अपने दाव के बारे में बात करते हुए देखना बहुत राजसी और अभूतपूर्व था। हालांकि कोई कितना सुन सकता है, यह किसी की प्रतिभा और समझने की क्षमता पर निर्भर करता है। 18 प्राचीन कृपाण संप्रभु की आवाजें एक दूसरे पर स्तरित थीं, एक को दूसरे से अलग करना मुश्किल था। हेवनली काल्ड्रॉन सिटी के सिटी लॉर्ड्स रेजिडेंस में निशांग के पिता, एक अर्ध सम्राट विशेषज्ञ, ने 7 रंग के स्वर्गीय फूलों को देखा और अंतहीन गूंजती हुई ऋषि आवाजें सुनी। वह एक शक्तिशाली व्यक्ति था जो मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ने से केवल एक कदम दूर था, फिर भी उसके चेहरे पर खुद के बावजूद उत्साह दिखाई दे रहा था। एक दूसरे पर उठी विशाल आवाजों ने कुल 4 घंटे तक पूरे स्वर्गीय काल्ड्रॉन शहर को कवर किया। तभी प्राचीन कृपाण संप्रभुओं की चमत्कारी छवि धीरे धीरे फीकी पड़ गई, जो उनके दाव के बारे में बात कर रही थी। शांति एक बार फिर उस स्थान पर लौट आई। हालांकि स्वर्गीय काल्ड्रॉन शहर में काश्तकारों के दिल लंबे समय तक अस्थिर रहे। इस दिन के बाद प्रोफाउंड डोमेन के ब्लेड्समैन के दिलों में स्वर्गीय काल्ड्रॉन सिटी की स्थिति में भारी वृद्धि होगी। यह ब्लेड्समैन के लिए नंबर 1 पवित्र भूमि के समान हो जाएगा, जिसकी तुलना स्वर्गीय कृपाण शहर से की जा सकती है, जिसे कृपाण संप्रभु व्रजवीर ने प्रबंधित किया था। प्लाजा के केंद्र में 18 पत्थर के खंभों के नीचे निशांग और उनके मेहमानों ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। युवा पीढ़ी की उत्कृष्ट प्रतिभाओं के रूप में और अपने दाव के बारे में बात करने वाले प्राचीन कृपाण संप्रभुओं से उनकी निकटता के साथ
उन्होंने निश्चित रूप से दूसरों की तुलना में बहुत अधिक समझ प्राप्त की। उनकी उपलब्धियों पर उनके चेहरे संतुष्टि से लाल हो गए थे। अर्जुन देव ने सबसे अंत में अपनी आंखें खोली। स्वर्गीय उस दिव्य वसंत के सार को अवशोषित करने के कारण उसकी समझने की क्षमता अब आश्चर्यजनक थी। वह सभी 18 प्राचीन कृपाण संप्रभुओं के कृपाण दाव को याद करने में सफल रहे, एक भी शब्द नहीं चुके। बाद में वह तुरंत उन्हें लिख सकता था, यह एक मूल्यवान संसाधन होगा। यहाँ उपस्थित किसी और के पास ऐसी प्रतिभा और समझने की क्षमता नहीं थी। यहाँ तक कि निशांग भी केवल 5 अलग अलग कृपाण दाव को याद करने में कामयाब रहा, और यह पहले से ही असाधारण था। निशांग ने अपनी आंखें खोली और व्यक्तिगत रूप से एक कप चाय डाली, जिसे उन्होंने अर्जुन देव को भेज दिया। खुश। मैं भाई देव को चाय का यह टोस्ट देता हूं और औपचारिक रूप से माफी मांगता हूं। यह बाई आपकी महान प्रतिभा को पहचानने में विफल रही और आपको सार्वजनिक उपहास के लिए उजागर किया। मुझे उम्मीद है कि भाई देव मुझे माफ कर देंगे। निशांग को कोई ऐसा व्यक्ति माना जा सकता है जो चीजों को आगे बढ़ा सकता है। कृपाण दाव में अर्जुन देव की उपलब्धियों को देखने के बाद उन्होंने तुरंत चाय परोसी और माफी मांगी, बिल्कुल भी प्रसारण नहीं किया। जब अर्जुन देव ने अपने दाव के बारे में बात की तो उन्होंने 18 कृपाण संप्रभु छवियों को खुद को और उन बुद्धिमान आवाजों को दिखाने के लिए उकसाया जो पूरे स्वर्गीय कड़ाही शहर में उतरने के लिए अंतरिक्ष और समय को पार कर गईं। अगर उन्हें ब्लेड्समैन नहीं माना जाता था तो दुनिया में कोई ब्लेड्समैन नहीं था। निशांग की माफी के लिए किसी ने कोई तिरस्कार या मजाक नहीं उड़ाया। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और चाय का प्याला पकड़ लिया। उसने उसे मेज पर रखने से पहले एक घूंट लिया और जवाब दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई भाटी एक सच्चे ब्लेड्समैन हैं। मैं आपके विचारों को समझ सकता हूं। निशांग ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर कहा, निर्दोष कृपाण दाव वास्तव में अद्वितीय है, वास्तव में एक आंख खोलने वाला है। यह घोषणा करना कि पहले और बाद में कोई नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मेरे पास आपके उत्तरार्ध में आपके द्वारा व्यक्त किए गए संदेहों के बारे में कुछ अंतर्दृष्टि है। मैं भाई देव के साथ उन पर चर्चा करना चाहता हूं। उत्साह से मुस्कुराते हुए अर्जुन देव ने कहा, कृपया अपने मन की बात कहें। हम सभी एक ही दांव की तलाश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपने सभी विचार यहां सभी के साथ साझा करेंगे। आपके प्रवचन का उत्तरार्ध कई प्रश्नों पर केंद्रित था। मैं पहले वाले पर संक्षेप में बात करूंगा। अगर मैं अपने शरीर को अपने कृपाण के रूप में उपयोग करता हूं, तो मेरे विचारों को अपने कृपाण के रूप में उपयोग करता हूं, तो मुझे अपने हाथ में कृपाण के साथ क्या करना चाहिए? निशांग एक पल के लिए रुका, जैसे वह विचार कर रहा था कि क्या कहना है। फिर उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि मेरे पास इस समस्या का समाधान है। हम ब्लेड्समैन के लिए कृपाण हमारे शरीर का एक विस्तार है। एक प्राचीन कहावत है, मैं वहां मौजूद हूं जहां मेरा कृपाण मौजूद है। जब मेरा कृपाण मर जाता है तो मैं मर जाता हूं। यह मोटा सिद्धांत होना चाहिए। अर्जुन देव की आंखें चमक उठीं और वह गहरे विचार में प्रवेश कर गया। कृपाण के रूप में मेरे शरीर का उपयोग करके मेरे बाल कृपाण बन सकते हैं, मेरे कपड़े कृपाण बन सकते हैं। तो फिर मैं कृपाण को कृपाण के रूप में क्यों नहीं मान सकता? सबसे पहले, कृपाण एक कृपाण है, इस वजह से मैंने खुद को फंसा लिया। कृपाण को अपने बालों और कपड़ों के समान रोशनी में देखकर मेरे हाथ में कृपाण के साथ क्या करना है, यह सवाल अपने आप हल हो जाता है। इन्फर्नो कृपाण संप्रभु के शिष्य वनग्री ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास निर्दोष कृपाण दाव के बारे में भी कुछ अंतर्दृष्टि है। तथाकथित निर्दोष और परिपूर्ण में कुछ सही होने के लिए जरूरी नहीं कि वह निर्दोष हो। दुनिया में कोई निर्दोष चीजें नहीं हैं, लेकिन सही चीजें हो सकती हैं। पूर्णता निर्दोषता को संदर्भित नहीं करती है। उदाहरण के लिए, भाई देव, वह पहले का चमकीला चांद। मुझे लगता है कि यह एक आदर्श चंद्रमा है। चूंकि यह एकदम सही है, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से निर्दोष है। निर्दोष कृपाण दाव। दुनिया में ऐसा कृपाण दाव पहले कभी नहीं हुआ था। यहां तक कि 18 प्राचीन कृपाण संप्रभुओं के कृपाण दाव, जिसमें हजारों घटनाएं शामिल थीं, ने निर्दोष कृपाण दाव को बिल्कुल भी नहीं छुआ। इस तरह के कृपाण दाव की चर्चा में भाग लेने में सक्षम होने से इतिहास बनाने की भावना को प्रेरित किया,
यह प्रत्याशा कि जब निर्दोष कृपाण दाव अपने चरम पर पहुंच जाएगा तो यह निश्चित रूप से पुराने को पार कर जाएगा और मार्शल युग पर एक अमिट छाप छोड़ेगा। उपस्थित सभी ब्लेड्समैन स्पष्ट रूप से उत्साहित थे, उत्साह के साथ बोल रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे सही थे या गलत, उन्होंने कम से कम विचार और संभावनाओं की नई लाइनें तो खोल दी। जब एक दर्शक के दृष्टिकोण से देखते हैं तो कोई हमेशा कुछ ऐसा देखने में सक्षम होता है जो शामिल पक्ष नहीं कर सकते थे। इस विषय के समाप्त होने के बाद, इस खंड को समाप्त करते हुए निशांग ने अपना चाय का प्याला नीचे रख दिया और धीरे से मेज पर थप्पड़ मारा। उसके बगल में रखी कीमती कृपाण अपने म्यान के साथ 2 सेंटीमीटर ऊंचे मंच में फंस गई। डांग डांग डांग। अन्य सभी ने निशांग की नकल की, अपने कीमती कृपाणों को पत्थर के मंच में चिपका दिया। तुरंत कृपाण क्यूई ने उड़ान भरी और भिनभिनाने लगी। मजबूत कृपाण का इरादा गुनगुनाया और अंतहीन रूप से गूंज उठा। अर्जुन देव समझ गए कि यह चाय पार्टी का दूसरा भाग है, कृपाण के माध्यम से दोस्त बनाना। यह चाय पार्टी का मुख्य आकर्षण भी था। आखिरकार वे कितनी भी अच्छी तरह से बात कर लें, परिणाम देखने के लिए उन्हें लड़ना पड़ा। थोड़ी सी हलचल के साथ लूना शैडो कृपाण अन्य कृपाणों की तरह पत्थर के मंच में फंस गया। सिकंदर, मैंने लंबे समय से आपका नाम सुना है। क्या आप मुझे कुछ संकेत देने को तैयार होंगे? सभी के कृपाण के लंबे मंच में फंसने के बाद लंबे वस्त्र पहने एक लंबे और पतले पुरुष ने सिकंदर को चुनौती दी। सिकंदर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं यह नहीं कह सकता कि मैं आपको पॉइंटर्स देने में सक्षम हूं। हम इसे एक्सचेंज कैसे कहें? हुश। दोनों एक ही समय में हवा में उड़ गए और अपनी चालें बाहर निकाल दीं। कृपाण प्रकाश के 2 किस्में चमक उठीं और कृपाण की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उनके कृपाण उनके म्यानों से निकले और उन्होंने जल्दी से हवा में चालों का आदान प्रदान किया। नीचे के लोगों ने थोड़ा ऊपर देखा और सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप से देखा। कभी कभी वे अपने दोस्तों के साथ लड़ाई का मूल्यांकन करते थे। इन दोनों के बीच लड़ाई उल्लेखनीय थी। हालांकि सिकंदर स्पष्ट रूप से बेहतर था। वह अपनी प्रतिभा, विंड कृपाण दाव के बारे में बहुत स्पष्ट था। कुछ छोटी छोटी सफलताओं और समझ के साथ वह हवा की तरह आगे बढ़ सकता था। क्षणभंगुर हल्की हवा के बीच कृपाण का इरादा हर जगह था। नम्रता के बीच खतरे ने जगह भर दी। 200 चालों के बाद सिकंदर के प्रतिद्वंद्वी ने हार मानने की पहल की। दोनों ने अपने कृपाण को अपने म्यान में लौटा दिया और अपने स्टूल पर वापस उतरने से पहले एक दूसरे को प्रणाम किया। इसके बाद चाय पार्टी ने हाई पॉइंट में प्रवेश करना शुरू कर दिया। विभिन्न स्थानों के ब्लेड्समैन ने शानदार ढंग से कदम बढ़ाया। जिन लोगों ने अर्जुन देव पर सबसे गहरी छाप छोड़ी वे थे इन्फर्नो कृपाण संप्रभु और बिजली कृपाण संप्रभु के शिष्य वन्नगिरी और दुगु राणा। बाद के हिस्से में कुछ लोगों ने इन दोनों को चुनौती दी। हालांकि वे सभी 100 चालों के भीतर हार गए। लाइटनिंग कृपाण दाव और इन्फर्नो कृपाण दाव को 2 कृपाणों में उनकी सीमा तक प्रदर्शित किया गया था। कृपाण के कटा हुआ एक उभरता हुआ काला ज्वालामुखी फट गया। चारों ओर 5 किलोमीटर तक आसमान में जलते लाल बादलों ने छा गया, जो बहुत शक्तिशाली लग रहे थे। अर्जुन देव ने जिस पर अधिक ध्यान दिया वह निश्चित रूप से लाइटनिंग कृपाण के शिष्य दुगु राणा थे। उनकी सर्वोत्कृष्टता को पहले स्थान पर बिजली के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। वह जिस इच्छा को समझ गया वह भी बिजली की इच्छा थी। स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव अपनी तुलना इस व्यक्ति से करेंगे। दुगु राणा की कृपाण तकनीक ने अर्जुन देव की आंखों में चमक आ गई। बिजली जिम्मेदार कृपाण तकनीक जिसे उन्होंने समझा उसे 2 शब्दों के साथ वर्णित किया जा सकता है, तेज और विस्फोटक। इस तरह से लोग आमतौर पर बिजली का भी वर्णन करते थे। दुगु राणा बहुत तेज था, उनकी कृपाण भी बेहद तेज थी। हालांकि अगर कोई यह सोचे कि उसके पास केवल गति थी तो यह एक बड़ी गलती होगी। दरअसल उनकी विस्फोटक शक्ति भी उतनी ही भयानक थी, जिससे पूरा हेवनली काल्ड्रॉन प्लाजा तीव्रता से कांपने लगा। बिजली की शक्ति गति और विस्फोटकता तक ही सीमित नहीं थी, जैसा कि अर्जुन देव जानते थे, एक बिजली क्लेश और 1000 प्रकार की दिव्य बिजली के बपतिस्मा से गुजरने के बाद। हालांकि दुगु राणा शायद इस बात को भी समझते थे। आखिरकार
उनके पास एक मार्शल सम्राट था जो उनका मार्गदर्शन कर रहा था। उन्होंने संभवतः जितना चबा सकते थे उससे अधिक नहीं काटने के सिद्धांत की सदस्यता ली और केवल इन दोनों को शिखर पर विकसित करने का फैसला किया। अर्जुन देव के दिल में वह इस शख्स की तुलना वरुण त्यागी से करने में मदद नहीं कर सके। अगर वे एक दूसरे से लड़ते हैं तो यह कितना शानदार होगा। उन्होंने कहा, अर्जुन देव, आपका भाषण बहुत ही शानदार था, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि आपके पास कितनी वास्तविक चालें और कितने ट्रम्प कार्ड हैं। मैं, अंबुज राय, आपसे कुछ सलाह लेना चाहता हूं। द घोस्ट रेस के अंबुज राय ने अर्जुन देव की ओर घूर कर उन्हें चुनौती दी। भीड़ तुरंत रुचि से हिल गई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिद्धांत रूप में निर्दोष कृपाण दाव कितना अच्छा था, अंत में सब कुछ अभी भी कौशल का मुकाबला करने के लिए उबल गया। तभी लोग इसके प्रति आश्वस्त होंगे। अर्जुन देव ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा, कृपया। कियांग। अंबुज राय का शरीर एक प्रेत की तरह एक फ्लैश में चला गया और वह हवा में पहुंच गया, पहले से ही उस काले कृपाण को पकड़े हुए जिसे उसने जमीन में चिपका दिया था। अर्जुन देव के उठने का इंतजार किए बिना उन्होंने पीछे से अर्जुन देव पर हमला कर दिया। घनी मौत क्यूई ने अंबुज राय को घेर लिया। जैसे ही उसकी आकृति चमकी, उसके पीछे नरक के भयानक दृश्य सामने आए। एक काली कृपाण की रोशनी जलती हुई और अर्जुन देव के सामने आ गई। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और अपने प्रतिद्वंद्वी की कृपाण की नोक को अवरुद्ध कर दिया। उसकी चेतना के समुद्र में बिजली का ताबीज घूमता था। आसमान में हजारों आड़ू के फूल बने और नीचे बह गए। अर्जुन देव के शरीर से असीम प्राण निकल रहे थे। वसंत ऋतु में सब कुछ जाग गया। यह वह समय था जब जीवन सबसे प्रचुर मात्रा में था। जब आड़ू के पेड़ों ने जंगल बना लिया तो उसकी खुशबू 5 किलोमीटर तक फैल गई। अर्जुन देव ने अपना हाथ बाहर निकाला और अंबुज राय की कृपाण स्ट्राइक को वापस गिरा दिया जो नियमों का उल्लंघन था। फिर अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और एक चुटकी की गति की। हजारों आड़ू के फूलों ने एक शाखा बनाई जो उसकी मुट्ठी में आ गई। उन्होंने धीरे से इसे फ्लिक किया और अंबुज राय पर उड़ते हुए भेज दिया। डांग। अंबुज राय ने अपनी कृपाण को अपनी छाती पर रखा और कृपाण की एक पिचकाली स्क्रीन को संघनित किया जो इस छोटी आड़ू शाखा को अवरुद्ध करना चाहता था। किसने कल्पना की होगी कि आड़ू की कलियां खिलेंगी? सिद्ध स्प्रिंग कृपाण में उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक शक्ति थी। इस बल ने अंबुज राय को सीधे पीछे गिरा दिया। उसके पीछे नरक के दृश्य ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी भी क्षण बिखर जाएंगे। अर्जुन देव ने अंबुज राय को अपनी गलती से उबरने का मौका नहीं दिया। उसकी आकृति चमक उठी और उसने अपने शरीर से उज्ज्वल कृपाण प्रकाश छोड़ा। कृपाण का इरादा जो उसने विकीर्ण किया वह सभी दिशाओं में उड़ने वाली कृपाण हवाओं में बदल गया, जिससे उनके दर्शकों को पता नहीं चला कि कहाँ देखना है। अर्जुन देव ने समर सेबर, ऑटम सेबर और विंटर सेबर को एक साथ जोड़कर एक के बाद एक कर दिया। बर्फ के टुकड़ों के बीच अंबुज राय के होठों के बीच से खून का रिसाव हो रहा था। फ्रॉस्ट ने उसके शरीर को ढक लिया और एक बर्फ का फूल उसकी छाती पर बैठ गया। अंबुज राय ने कुछ असंतोष के साथ कहा, मैं हार मानता हूं। रियायत केवल 4 चालों के बाद आई। अंबुज राय को शुरू में नियम तोड़ने के कारण फायदा मिला। हालांकि अर्जुन देव के फ्लॉलेस कृपाण दाव ने उन्हें हर तरह से दबा दिया, उन्हें पलटवार करने का मौका नहीं दिया। पूरी जगह खामोश हो गई। अंबुज राय को इतनी जल्दी हार का सामना करना पड़ा। यह परिणाम बहुत अप्रत्याशित था। इस लड़ाई के बाद किसी ने भी निर्दोष कृपाण दाव की युद्ध क्षमता को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन देव ने अपना हाथ बढ़ाया और अंबुज राय पर बर्फ का फूल उतरकर उनकी हथेली में गिर गया। फिर उसने कहा, तुम मुझ पर आसानी से चले गए। हालांकि अर्जुन देव के कपड़े हवा में लहरा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी के लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाई। उसने जमीन से धक्का दिया और अपनी सीट पर वापस आ गया। निशांक की आंखों में चमक उठी, जिसने अभी तक लड़ाई नहीं की थी। वह खड़ा हुआ और बोला, भाई देव, हम 2 चालों का आदान प्रदान कैसे करें? अर्जुन देव के अलावा निशांग इस जगह पर सबसे मजबूत थे। यह बहुत संभव था कि निशांग ने कृपाण आत्मा को भी संघनित किया हो। उपस्थित सभी ब्लेड्समैन की रुचि तुरंत बढ़ गई।
निशांक के इस सुझाव पर अर्जुन देव उत्साहित हो गए। उपस्थित कई लोगों के बावजूद केवल एक ही व्यक्ति जो उसे अपने दिल की सामग्री से लड़ने की अनुमति दे सकता था, वह निशांक था। हालांकि जैसे ही अर्जुन देव चुनौती का जवाब देने ही वाले थे, दूर से अचानक एक असंगत आवाज आई। कितनी हलचल है भाई निशांक, अप्रत्याशित रूप से अपने औसत कृपाण कौशल के बावजूद आप इस चाय पार्टी के आयोजन में काफी अच्छे हैं। तलवार स्कूल चाय पार्टी 3 दिन बाद होगी। अब मुझे लगता है कि मुझे भाई भाटी को मदद करने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। जो असंगत आवाज लगातार आ रही थी, उसने अर्जुन देव और निशांक को भौहें चढ़ा दी। उपस्थित सभी लोगों ने ऊपर देखा और दूर से तलवार की रोशनी के कुछ तारों को देखा। दूर से भी अविश्वसनीय रूप से तेज और मजबूत तलवार के इरादे से एक जबरदस्त आभा ने सभी पर दबाव डाला। जो व्यक्ति आ रहा है वह शत्रुतापूर्ण है। यह तलवार संप्रभु के शिष्य हैं। मुझे यह पता था। ये लोग जरूर आकर चाय पार्टी में परेशानी पैदा करेंगे। तलवार संप्रभु का पहला शिष्य किंग शाओकिंग वास्तव में यहाँ भी है। वह प्रज्ञान की तुलना में कोई व्यक्ति है। हालांकि यह समस्याग्रस्त होने वाला है क्योंकि प्रज्ञान यहाँ नहीं है। प्रोफाउंड डोमेन के स्थानीय ब्लेड्समैन कुछ तलवारबाजों के आगमन पर आश्चर्यचकित नहीं दिखे, जैसे कि उन्हें घुसपैठ की उम्मीद थी। जाहिर है, कृपाण और तलवार के बीच घर्षण बहुत लंबे समय से चल रहा था गहन डोमेन। इसके अलावा दोनों गुटों के बीच संघर्ष असाधारण रूप से तीव्र था। अर्जुन देव ने स्वॉर्ड फोर्जिंग पीक पर अपनी मुठभेड़ के बारे में सोचा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह ब्लेड्समैन या तलवारबाज था, वे एक दूसरे को दयालु नहीं देखते थे। इन तलवारबाजों का उद्देश्य स्पष्ट था। तलवार स्कूल चाय पार्टी शुरू होने वाली थी। ये तीनों शायद कृपाण स्कूल चाय पार्टी को बाधित करने और तलवार स्कूल चाय पार्टी की प्रतिष्ठा बढ़ाने के इरादे से यहाँ आए थे। उन्होंने कहा, उनके बगल में शास्त्र शास्त्री और महाबली 2 हैं। रजनीश की तरह वे भी तलवार के संप्रभु के शिष्य हैं। मैं भी उन्हें हराने को लेकर आश्वस्त नहीं हूं। जिस समय यह बातचीत हुई, रजनीश अपने 2 छोटे भाइयों शास्त्र शास्त्री और महाबली को ले गए। वे पहले ही मैदान के 500 मीटर के भीतर पहुंच चुके हैं। उनकी सभी आभा चौंकाने वाली मजबूत थी। उनकी आंखें तलवारों की तरह तेज थीं, उनके हाव भाव ठंडे थे। अर्जुन देव ने अपनी निगाहें थोड़ी ऊपर उठाईं, इन 3 लोगों को एक दूर की जगह पर देखते हुए जहां और भी मजबूत आभा वाले 3 काले बिंदु थे। ये आभा अर्जुन देव को परिचित लगती थी। हालांकि चूंकि वे बहुत दूर थे, इसलिए वह उन्हें अपनी आध्यात्मिक भावना से नहीं देख सकता था। इसलिए वह केवल उन पर नजर रख सकता था। 50 किलोमीटर दूर 2 पुरुष और एक लड़की हवा में रुक गए। उसके बाईं ओर का आदमी सुंदर लग रहा था। उन्होंने एक असाधारण आभा दी। उनकी साधना और भी अथाह थी। हालांकि उस उपस्थिति को अभी भी सामान्य माना जाता था। उसके दाहिनी ओर के आदमी का चेहरा आश्चर्यजनक रूप से भव्य था। उनकी आकर्षक आभा लड़कियों के लिए एक घातक आकर्षण रखती थी। यह कल्पना करना कठिन था कि इस दुनिया में इतना सुंदर आदमी हो सकता है। इस व्यक्ति की तुलना में बीच की लड़की किसी भी तरह से कमतर नहीं थी। उसकी सुंदरता एक राष्ट्र के लिए आपदा ला सकती है। जब वह मुस्कुराती थी तो वह मनमोहक लग रही थी, दूसरों को मोहित कर रही थी। यह लड़की स्पिरिट फॉक्स किंग की दत्तक पुत्री देवबाई थी। सुंदर व्यक्ति स्पिरिट फॉक्स रेस के प्रतिभाशाली प्रजय थे। सुंदर मयूर राजा का वंशज ओजस था। फील्ड डोमेन की युवा पीढ़ी अन्य 4 प्रमुख जातियों की युवा पीढ़ी की तुलना में कमजोर थी। यदि इन 3 लोगों का उदय नहीं होता तो इस महान युग में फील्ड रेस की स्थिति और भी बदतर होती। बिग ब्रदर प्रजय, हम उनका अनुसरण क्यों नहीं कर रहे हैं? चाय पार्टी बहुत दिलचस्प होगी। कौन जानता है, बड़े भाई अर्जुन देव भी वहां हो सकते हैं, देवबाई ने भ्रमित महसूस करते हुए पूछा। प्रजय ने समझाया, जब रजनीश खत्म हो जाएगा तो यह गहन डोमेन में कृपाण और तलवारों के बीच संघर्ष को भड़काएगा। अगर हम उसके साथ जाते हैं तो इससे गलतफहमी पैदा होगी। वे सोचेंगे कि हम उनके समूह का हिस्सा हैं। हमारे लिए यहां उसका इंतजार करना बेहतर है।
हम केवल आपके लिए उनके कनेक्शन का उपयोग स्वर्गीय तलवार मंडप में प्रवेश करने के लिए कर रहे हैं ताकि वे उनके प्राचीन पाठ को देख सकें, न कि प्रोफाउंड डोमेन में कृपाण संप्रभु के गुट को नाराज करने के लिए। उन्होंने कहा, जहां तक अर्जुन देव का सवाल है, मैंने एक बार सुना था कि हेवनली काल्ड्रॉन सिटी के यंग सिटी लॉर्ड ने अर्जुन देव के प्रति अपना रवैया व्यक्त किया था और वह उन्हें निमंत्रण जारी नहीं करेंगे। इसलिए अर्जुन देव नहीं दिखेंगे। देवबाई ने निराशा के भाव प्रकट किए। उसने आह भरते हुए कहा, मैंने बड़े भाई अर्जुन देव को कई सालों से नहीं देखा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या बड़े भाई अर्जुन देव को अभी भी देवबाई याद है। ओजस ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बहुत प्यारे हो। अगर वह आपको भूलने की हिम्मत करता है तो मैं निश्चित रूप से उसे भुगतान करूंगा। इसके अलावा वह हाल ही में स्वॉर्ड फोर्जिंग पीक में दिखाई दिए। वह कुछ समय के लिए गहन डोमेन नहीं छोड़ेगा। आपको निश्चित रूप से उनसे मिलने का अवसर मिलेगा। देवबाई ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। इस बार मैं निश्चित रूप से बड़े भाई अर्जुन देव को फिर से याद नहीं करूंगा। प्रजय और ओजस ने देवबाई के हाव भाव को देखा। फिर उन्होंने कोमल और प्यार भरे भाव प्रकट किए। अर्जुन देव के बारे में सोचकर उनके मन में ईर्ष्या भर गई। इतने सालों के बाद देवबाई अभी भी उसके लिए तरस रही थी। जब तलवार संप्रभु के 3 शिष्य पहुंचे तो माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। नीले वस्त्र पहने तलवारबाज रजनीश ने लापरवाही से चारों ओर देखा। नीचे दिए गए सभी ब्लेडमैन ने गंभीर भाव प्रकट किए। वह मुस्कुराया और कहा, इतना तनाव होने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी साधनाओं को देखते हुए मैं आप में से अधिकांश को देखने की जहमत भी नहीं उठाऊंगा, आप पर हमला करने का उल्लेख नहीं करूंगा। अभिमानी। यहाँ के ब्लेड्समैन सभी उत्कृष्ट युवा प्रतिभाएं थे, सभी अडिग लोग। इसलिए जब रजनीश ने यह कहा तो उन्होंने तुरंत कई लोगों को परेशान कर दिया। इन्फर्नो सेबर सॉवरेन का शिष्य वनाग्री गहन डोमेन से नहीं था। उसने रजनीश का नाम पहले कभी नहीं सुना था। इसलिए उसने ठंड से खर्राटे लिए और अपनी कृपाण बाहर निकाली, फिर आकाश में उड़ गया और रजनीश को काट दिया। चारों ओर 5 किलोमीटर के दायरे में बादल धधकती लपटों से जल रहे थे। एक कृपाण प्रहार की शक्ति से वनअग्रि ने आकाश को लाल बादलों से भर दिया। उसका हमला असीम रूप से शक्तिशाली लग रहा था। रजनीश अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर सीधा खड़ा हो गया। उसने कोई कदम नहीं उठाया। रजनीश के दाहिनी ओर खड़े शास्त्री ने अपनी तलवार निकाल ली। एक मजबूत तलवार का इरादा फैल गया और तुरंत वनअग्रि की आभा को दबा दिया। 5 किलोमीटर के जलते बादल काफी सिकुड़ गए, यहां तक कि उनकी उड़ान भी धीमी हो गई। तलवार आत्मा, नीचे सभी ने कहा। इस शास्त्री की तलवार का इरादा पहले से ही और भी मजबूत तलवार की आत्मा तक बढ़ गया था, जिससे वनअग्रि को कुचल दिया गया था। डांग। इस तलवार की ताकत बड़े पैमाने पर और जबरदस्त थी। इसने वनाग्रि, जो एक भयानक आभा के साथ आगे बढ़ गया था, को 1 किलोमीटर पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। उसकी क्यूई और खून बह रहा था। एक जांच चाल के आदान प्रदान के बाद यह स्पष्ट था कि कौन श्रेष्ठ था। यदि दोनों वास्तव में लड़ते हैं तो किसी भी आश्चर्य को छोड़कर वनअग्रि 500 चालों के भीतर हार जाएगा। जब निशांग ने यह दृश्य देखा तो उसने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए पूछा, रजनीश, तुम क्या चाहते हो? चाय पार्टी का उद्देश्य दांव पर चर्चा करना और पॉइंटर्स का आदान प्रदान करना है। यह आपके लिए नहीं है कि आप अपनी शक्ति स्थापित करें। शास्त्री ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप सक्षम नहीं हैं तो वरिष्ठों की नकल करने और चाय पार्टी आयोजित करने की कोशिश क्यों करें? आज हम आपको शर्मिंदा करने के लिए यहाँ हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके ब्लेड्समैन भविष्य में प्रोफाउंड डोमेन में अधिक लो प्रोफाइल होंगे। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि आपके पास एक प्रज्ञान है, आप हमारे सिर पर सवार हो सकते हैं। कृपाण हमेशा तलवार से नीच होगी। रजनीश ने जमीन में फंसी कृपाणों पर नजर डाली और कहा, अब तुम कृपाण के माध्यम से दोस्त बना रहे हो, है ना? मैं अपनी तलवार का उपयोग करना चाहता हूं और आपको आजमाना चाहता हूं। ज़िंग ज़िंग। रजनीश ने अपना हाथ बाहर फेंक दिया और अपनी तलवार को ऊंचे मंच में घोंप दिया। तलवार क्यूई फैल गई और कृपाणों को उड़ने के लिए भेज दिया। उन्होंने कहा,
अगर कोई मुझे हरा सकता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से माफी मांगूंगा और तुरंत चला जाऊंगा। अगर कोई नहीं है जो मुझे हरा सकता है तो मुझे लगता है कि इस कृपाण स्कूल चाय पार्टी को जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। रजनीश स्पष्ट रूप से असहनीय रूप से अहंकारी था। उनका लहजा आश्चर्यजनक रूप से आक्रामक था, हर किसी के लिए कोई सम्मान नहीं दिखा रहा था। निशांक का दिल डूब गया। इस रजनीश ने जरूर यही प्लान किया होगा। उसे कहीं से खबर मिली होगी कि प्रज्ञान व्यस्त है और आ नहीं सकता है, इसलिए वह परेशानी पैदा करने के लिए उड़ गया। इतना ही नहीं, रजनीश बेहद महत्वाकांक्षी था, चाय पार्टी की परंपरा को खत्म करना चाहता था। कृपाण संप्रभु और तलवार संप्रभु के साथ नहीं मिला। 1000 साल से ज्यादा समय तक लड़ने के बाद भी वे एक दूसरे का कुछ नहीं कर पाए। अगर रजनीश वास्तव में आज की चाय पार्टी को बर्बाद करने में कामयाब रहा और कृपाण संप्रभु ने इसके बारे में सुना, तो निशांक को निश्चित रूप से भारी सजा मिलेगी। केवल शास्त्र शास्त्री ही इन्फर्नो कृपाण के शिष्य वनागरी को कुचलने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि कई ब्लेड्समैन मौजूद थे, लेकिन कोई ऐसा कैसे हो सकता है जो रजनीश को चुनौती देने की हिम्मत करे? क्या गलत है? आपके पास कोशिश करने की हिम्मत भी नहीं है? रजनीश ने मजाक उड़ाते हुए कहा, निशांक, क्या वे सभी लोग हैं जिन्हें आपने कचरा आमंत्रित किया है? आप हिम्मत के साथ लोगों को इकट्ठा भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि आपको इस चाय पार्टी को जारी रखने की वास्तव में कोई आवश्यकता नहीं है। निशांक के मन में आग भड़क उठी। वह बस इस हताशा को बर्दाश्त नहीं कर सका। जैसे ही उसने अपना पैर उठाया, उछलने और रजनीश की चुनौती को स्वीकार करने का इरादा किया, कोई और भी तेजी से आगे बढ़ा। रजनीश के बोलने के ठीक बाद अर्जुन देव की आकृति हवा में चमक उठी। भाई देव, यह कृपाण और तलवार के बीच मेरे गहन डोमेन का आंतरिक संघर्ष है। यह बेहतर है कि मैं इससे निपटूं। अर्जुन देव को आगे आते देख निशांक कृतज्ञ हुए बिना नहीं रह सके। हालांकि फिर भी उन्होंने वॉइस प्रोजेक्शन के माध्यम से अर्जुन देव को सलाह दी कि वह कोई कदम न उठाएं। अर्जुन देव ने शांति से प्रतिवाद किया, भाई भाटी, आप जीतने को लेकर कितने आश्वस्त हैं? 40%। क्या कृपाण स्कूल चाय पार्टी ऐसी शर्मिंदगी बर्दाश्त कर सकती है? हम नहीं कर सकते। चूंकि मैं पहले ही खड़ा हो चुका हूं, इसलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। भाई भाटी, बस अच्छा शो देखो। दोनों ने वॉइस प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से जल्दी से बात की। उसके बाद निशांक चुप रहा। अर्जुन देव के सवालों ने पहले से ही समस्या की जड़ को स्पष्ट रूप से पहचाना था। रजनीश ने अर्जुन देव को आकार दिया, जो बाहर आ गया था। वह मुस्कुराया और कहा, निशांक, क्या तुम बस इतना ही करने में सक्षम हो, किसी बाहरी व्यक्ति को आगे बढ़ने देना? यह पता चला है कि कृपाण संप्रभु के सभी शिष्य इतने कायर हैं। अर्जुन देव ने उदासीनता से कहा, युवा नगर स्वामी को आपके साथ व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। क्या बेशर्म शेखी बघारना! क्या आपको यहां हमारे यंग मास्टर से बात करने की बारी आती है? शास्त्र शास्त्री ने ठंडे स्वर में खर्राटे लिए और अपनी तलवार उठा ली। फिर वह तलवार की रोशनी में बदल गया, अर्जुन देव पर हमला किया। शास्त्र शास्त्री के पीछे प्रकाश की 9 गेंदें प्रकट हुईं और तेज किरणें छोड़ी। वे 9 धधकते सूरज की तरह लग रहे थे, चमकदार और आंखों को चुभने वाले। किसी ने भी उन्हें सीधे देखने की हिम्मत नहीं की। शास्त्र शास्त्री की छोटी पूर्णता तलवार की आत्मा की शक्ति फैल गई। उसकी आभा जोर से बढ़ गई। ऊंचे चबूतरे पर अर्जुन देव के पीछे कुछ लकड़ी की मेजें तुरंत पाउडर में बिखर गईं। कुछ ब्लेड्समैन खड़े हो गए और पीछे हट गए। उन्होंने अपनी ऊर्जा को अवरुद्ध करने के लिए प्रसारित किया, उनके रंग कुछ भद्दे हो गए। तलवार का इरादा अनिवार्य रूप से तलवार की आत्मा के समान था। दोनों के बीच का अंतर पानी और बर्फ की तरह था। उत्तरार्ध पूर्व की तुलना में बहुत शक्तिशाली था। एक तलवारबाज जो एक तलवार की आत्मा को समझता था, उसने एक ब्लेड्समैन पर एक दमनकारी लाभ उठाया, जिसने कृपाण आत्मा को नहीं समझा था। जब तक ब्लेड्समैन ने खेती में भारी बढ़त नहीं ली, तब तक उसकी जीत की संभावना कम थी। शास्त्र शास्त्री ने तलवार की आत्मा की शक्ति का प्रयोग किया, अर्जुन देव को डराने और उन्हें वापस भेजने की तैयारी की। अर्जुन देव के पैर बिल्कुल भी नहीं हिले।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा पक्ष तलवार की आत्मा से कितना बाहर ला सकता है। उसका शरीर एक प्राचीन पेड़ की तरह बना रहा, पहाड़ों की तरह गतिहीन। अगर कोई ध्यान से देखेगा तो पता चलेगा कि उसके बाल और कपड़े फड़फड़ाते भी नहीं थे। इसका कारण कोई और नहीं बल्कि छोटी पूर्णता कृपाण आत्मा अर्जुन देव बिजली के ताबीज में छिप गई थी, जो पहले से ही उसके पूरे शरीर में फैल गई थी। कृपाण आत्मा के पास गड़गड़ाहट की अमर इच्छा की सहायता के साथ दूसरा पक्ष उसे कैसे स्थानांतरित कर सकता है? अर्जुन देव की छोटी पूर्णता कृपाण आत्मा ने पहले ही अमर गुण प्राप्त कर लिया है। यह अब एक अमर कृपाण आत्मा थी, एक विशेषता के साथ एक वसीयत की समझ के अभाव में जो अमर विशेषता को टक्कर दे सकती है। अर्जुन देव का प्रतिद्वंद्वी उसे अभिभूत नहीं कर सका। यह कैसे हो सकता है? शास्त्री का रंग थोड़ा फीका पड़ गया। वह कुछ अविश्वास के साथ अपने सामने के दृश्य को देखता रहा। उसने पहले से ही बिना कुछ भी वापस पकड़े अपनी छोटी पूर्णता तलवार आत्मा की ताकत को उजागर कर दिया। हालांकि अर्जुन देव को दयनीय अवस्था में वापस भेजे जाने का उल्लेख नहीं करने के लिए अर्जुन देव के बाल और कपड़े भी नहीं हिलते थे। रजनीश के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने एक नजर डाली और तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है। उन्होंने पुकारा, छोटे भाई शास्त्री, आपने वसीयत को नहीं समझा। जल्दी से पीछे हटो। हालांकि पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार धमाके के साथ अर्जुन देव ने अपने अंदर की अमर कृपाण आत्मा को उजागर किया। बजना, झंझनाना, 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 क्लैंग। तलवार और कृपाण की टक्कर हवा में अंतहीन रूप से गूंज रही थी। तेज झोंके निकले। कृपाण हवा और तलवार की हवा टकराई और परिणामी बवंडर बाहर निकल गए। कृपाण संप्रभु नक्काशी के साथ 18 पत्थर के खंभों के अलावा हर मूर्तिकला और इमारत जो प्लाजा में से गुजरती है टूट गई। बवंडर भयानक कृपाण क्यूई और तलवार क्यूई के साथ घिर गए। कभी कभी वहां भी बिजली और आग टिमटिमाती थी। वे बेहद भयानक थे। जैसे ही अर्जुन देव ने अमर कृपाण आत्मा को मुक्त किया, उसने तुरंत शास्त्री और महाबली को वापस उड़ा दिया, जिससे वे दूर तक उड़ गए। वर्तमान में अर्जुन देव के साथ टकराव रजनीश का था। दोनों की गहन लड़ाई के आसपास सभी प्रकार की रहस्यमय घटनाएं प्रकट हुईं। हालांकि इसे एक गहन लड़ाई के रूप में वर्णित किया गया था, लेकिन लंबे मंच पर दो लोग एक कदम भी नहीं हिले। वे केवल एक दूसरे को ठंड से देखते थे, लगातार अपनी कृपाण आत्मा और तलवार की आत्मा को उजागर करते थे। अंत में बिजली और गड़गड़ाहट ने अर्जुन देव को घेर लिया। बैंगनी कृपाण क्यूई हर जगह उड़ गया। रजनीश के शरीर के चारों ओर एक गर्म लौ दिखाई दी। बर्फ सफेद तलवार क्यूई ने विनाश की एक धरती को हिलाने वाली इच्छा का उत्सर्जन करते हुए बेतहाशा उड़ान भरी। दोनों की आभा उनकी चोटियों तक बढ़ गई थी। कृपाण की रोशनी और उनके शरीर पर तलवार की रोशनी पहले से ही सूरज की तरह देदीप्यमान थी, बादलों तक उड़ रही थी और चारों ओर 5 किलोमीटर तक फैल रही थी। हेवनली काल्ड्रॉन प्लाजा में भीड़ बहुत पहले ही किनारे पर चली गई थी, दूर से लड़ाई देख रही थी। केवल निशांग, सिकंदर, वनगरी, दुगु राणा और कुछ अन्य लोगों ने ही करीब से देखने की हिम्मत की। चाहे वह तलवारबाज हो या ब्लेड्समैन, वे जिस रास्ते पर चलते थे वह आम किसानों की तुलना में बहुत कठिन था। एक मजबूत कृपाण इरादे या तलवार के इरादे ने पहले से ही ब्लेड्समैन और तलवारबाजों को अपने स्तर से ऊपर के लोगों को चुनौती देने की क्षमता दी है। यदि वे भी एक वसीयत को समझते हैं, विशेष रूप से एक वसीयत जिसमें एक और विशेषता होती है, तो ऐसे लोगों को केवल राक्षसी प्रतिभा के रूप में वर्णित किया जा सकता है। हालांकि इस समय ऐसी दो राक्षसी प्रतिभाएं लंबे मंच पर एक दूसरे से लड़ रही थीं। निशांग के हाव भाव गंभीर हो गए। वह अपने आप से बुदबुदाया, इस रजनीश ने वास्तव में खुद को अच्छी तरह से छुपाया। उसकी आग की इच्छा में वास्तव में विनाश का गुण शामिल है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह केवल 3 होने के बावजूद अंदर घुसने की हिम्मत करता है। ऐसी शक्ति के साथ एक ही पीढ़ी के भीतर उसे घिरे रहने से डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला अर्जुन देव था। यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे वह शुरू में घृणा करता था और चाय पार्टी में आमंत्रित करने का इरादा नहीं रखता था।
अर्जुन देव ने न केवल चाय पार्टी के दौरान अपने दाव के बारे में बात की और सभी 18 प्राचीन कृपाण संप्रभुओं को प्रकट करने के लिए उकसाया, बल्कि उन्होंने उन्हें एक ही समय में अपने दाव के बारे में भी बात करने के लिए कहा। ऐसा चमत्कारी दृश्य वास्तव में चाय पार्टी के दौरान दिखाई दिया। अब अर्जुन देव ने तलवार के संप्रभु के पहले शिष्य को अवरुद्ध कर दिया, जो जानबूझकर परेशानी पैदा करने के लिए आया था। इस सब ने निशांक को जो झटका दिया वह कल्पना से परे था। दोनों ने एक ही समय में हमला किया। रजनीश ने अपनी तलवार निकाली, जो ठंड की तरह लग रही थी, एक तेज ठंडी रोशनी दे रही थी। फिर उसने उसे अर्जुन देव के गले की ओर धकेल दिया। रजनीश के पीछे एक तेज लौ की लपटें उठ रही थी। इस हमले को अंजाम देने से पहले उसने कुछ समय के लिए अपनी ऊर्जा जमा कर ली थी। सैकड़ों वर्षों से निष्क्रिय एक ज्वालामुखी फट गया। स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। जमीन में दरारें दिखाई दी। अर्जुन देव ने एक कदम बढ़ाया और उनके पीछे एक उज्ज्वल चंद्रमा उगाया। एक आंदोलन के साथ वसंत की गड़गड़ाहट हुई। आड़ू के फूल चारों ओर 5 किलोमीटर तक खिलते रहे। अपनी उंगलियों से उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की तलवार की नोक को अवरुद्ध कर दिया। अचानक एक भयानक विस्फोट गूंज उठा, जिससे दोनों 10 कदम पीछे हट गए। विनाश की इच्छा वाली एक तीव्र ज्वलंत तलवार क्यूई अर्जुन देव के शरीर में घुस गई। जैसे ही यह तलवार क्यूई अर्जुन देव के शरीर में प्रवेश करती है, उसने उसके मेरिडियन, रक्त, मांस, हड्डियों और त्वचा को फाड़ दिया, जिससे एक चौंकाने वाली विनाशकारी शक्ति का प्रदर्शन हुआ। यह तलवार क्यूई तीव्र और क्रूर थी। अर्जुन देव ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपनी लॉ एनर्जी का 50% इस्तेमाल किया, इस तलवार क्यूई को बेअसर करने से पहले इसे बैंगनी बिजली में बदल दिया। यदि अर्जुन देव ने बाद में या अनिर्णय के रूप में कार्य किया होता, तो केवल 30% अपनी विधि ऊर्जा का उपयोग किया होता, तो उसका दाहिना हाथ अपंग हो सकता था। अमर ऊर्जा तलवार से नीचे और रजनीश के शरीर में प्रवाहित हुई। सुइयों की तरह इसने उसके मेरिडियन और हड्डियों को छेद दिया, जिससे उसके दाहिने हाथ पर तीव्र दिल दहला देने वाला दर्द हुआ, जो तलवार पकड़े हुए था। वह ऊर्जा विपुल थी, एक मजबूत जीवन शक्ति से भरी हुई थी। रजनीश ने इस ऊर्जा को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन बिजली का एक स्ट्रैंड हमेशा चमकता था, जो फिर से बीज की तरह बढ़ता था। उनके नीचे का ऊंचा मंच बहुत पहले ही मलबे में बदल गया था। केवल 18 पत्थर के खंभे खड़े रह गए। दोनों अब एक दूसरे को सावधानी से देखने लगे। यह जगह हमारे लिए अपर्याप्त है। अगर तुम लड़ना चाहते हो, तो मेरे साथ शहर के बाहर आओ, अर्जुन देव उदासीनता से बोले। तभी उसके पैरों के नीचे बिजली की रोशनी चमक उठी। उनकी आकृति स्वर्गीय काल्ड्रॉन सिटी के बाहरी इलाके की ओर बढ़ रही थी। मार्शल ऋषि स्तर पर लड़ाई का दायरा पहले से ही विश्वास से अधिक था। इससे पहले कृपाण के माध्यम से दोस्त बनाने के सत्र में विभिन्न ब्लेड्समैन सभी ने जानबूझकर अपनी खेती को दबा दिया। इसके अलावा उनका इरादा बहुत भारी कदम उठाने का नहीं था। वे केवल संकेतों का आदान प्रदान कर रहे थे और संपर्क पर अपने हमलों को रोक रहे थे, बहुत विनाशकारी शक्ति को बाहर नहीं ला रहे थे। हालांकि अब जब अर्जुन देव ने रजनीश के साथ लड़ाई की, तो उन्हें स्पष्ट रूप से एक विजेता होना था। यदि वे अपनी पूरी ताकत नहीं लाएंगे, तो वे असफल हो जाएंगे। रजनीश की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। आने से पहले उसे प्रज्ञान की गैरमौजूदगी की खबर मिल गई थी, इसलिए उसे कृपाण स्कूल की चाय पार्टी को मजाक में बदलने में सफलता का पूरा भरोसा था। साथ ही रजनीश स्वॉर्ड स्कूल टी पार्टी की प्रतिष्ठा बढ़ाने में सक्षम होंगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक सफेद वस्त्र पहने ब्लेड्समैन कहीं से भी प्रकट होगा और उसकी योजनाओं को आधे रास्ते में खराब कर देगा। मैं देखना चाहता हूं कि आप वास्तव में कौन हैं जो मुझे अपना कदम उठाने से रोकने की हिम्मत करते हैं। गहन डोमेन के भीतर रजनीश को किसी भी चीज से नहीं डरने के लिए कहा जा सकता था। तलवार संप्रभु का शिष्य होने के परिणामस्वरूप उसने दुनिया का अधिकांश भाग देखा था और अपनी पीढ़ी के अधिकांश काश्तकारों के लिए तिरस्कार महसूस किया था। उग्र प्रकाश की एक किरण उल्का की तरह चमकती हुई, जो आकाश में फैल रही थी। एक लंबी, ज्वलंत पूंछ लंबे समय तक बनी रही। रजनीश ने अर्जुन देव का पीछा करने और हेवनली काल्ड्रॉन सिटी छोड़ने में संकोच नहीं किया। देवबाई और उनके साथी
जो शहर के बाहर दूर रजनीश की प्रतीक्षा कर रहे थे, अचानक प्रकाश की 2 मजबूत किरणें उनकी ओर तेजी से उड़ती हुई देखी। कुछ गड़बड़ है। रजनीश की मुलाकात शायद प्रज्ञान से हुई थी। हमें एक तरफ खड़ा होना चाहिए और हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्रजय की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई क्योंकि वह जल्दी से अपने असली रूप में बदल गया, एक जेड सफेद 9 पूंछ वाली आत्मा लोमड़ी जिसमें एक जबरदस्त आभा थी। फिर वह देवबाई और ओजस को 5 किलोमीटर दूर ले आया। अर्जुन देव और रजनीश के बीच सिर्फ एक ही चाल चली थी। हालांकि इसके बाद मौजूद कई ब्लेड्समैन पर गहरा प्रभाव पड़ा। दोनों को शहर से बाहर निकलते देख सैकड़ों ब्लेड्समैन ने तुरंत पीछा किया। वे दोनों की लड़ाई को मिस नहीं करना चाहते थे। जब तक इन ब्लेड्समैन ने पकड़ लिया, तब तक अर्जुन देव और रजनीश ने शहर के बाहर 50 किलोमीटर की दूरी पर 100 चालों का आदान प्रदान कर लिया। एक चमकीला चांद हर समय आकाश में ऊंचा लटका रहता है। 25 किलोमीटर के दायरे में रात का राज था। हालांकि रात का यह दृश्य अंधेरा नहीं था। अर्जुन देव की गड़गड़ाहट की इच्छा और साथ में चमकने वाली बिजली दोनों ही कभी कभी आकाश को रोशन करते थे। रजनीश भी थे। देदीप्यमान लपटों ने उसके चारों ओर टिमटिमाना कभी बंद नहीं किया। यह रात बिल्कुल भी अंधेरी नहीं थी। इसके बजाय यह अजीब तरह से उज्ज्वल था, जिससे एक अजीबोगरीब दृश्य बन रहा था। अर्जुन देव और रजनीश की लड़ाई का दायरा 50 किलोमीटर तक फैली पर्वत श्रृंखला को कवर करता था। जंगल में चौंकाए हुए पक्षी और जानवर पहले ही भाग चुके थे। लड़ाई ने बड़ी संख्या में फूलों, घास और पेड़ों को कुचल दिया था। रजनीश की तलवार क्यूई में एक शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति थी। जब उसकी तलवार क्यूई बह गई, तो पेड़ों के बड़े हिस्से पाउडर में बदल गए, जिससे भूमि बंजर भूमि में बदल गई। घास का एक भी ब्लेड नहीं देखा जा सकता था और दरारें हर जगह फैली हुई थी। कुछ ही क्षणों में दोनों की लड़ाई से सदमे की लहरों ने 50 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला को गंजी उबड़-खाबड़ चोटियों में बदल दिया। इस तरह के एक भयानक दृश्य ने हेवनली काल्ड्रॉन सिटी के ब्लेड्समैन को प्रेरित किया, जो लड़ाई देखने आए थे, मुसीबत में पड़ने के डर से और पीछे हटने के लिए प्रेरित किया, अगर सदमे की लहरें उनसे टकराती हैं। अर्जुन देव पहले से ही एक बार फ्लॉलेस फॉर सीजन्स का उपयोग कर चुके हैं। हालांकि वह रजनीश के साथ कुछ नहीं कर सके। तलवार के साथ रजनीश का कौशल असाधारण था, जिसमें कई हत्या की चालें थीं। इसके अलावा मजबूत विनाश विशेषता से पहले इन हत्या चालों की ताकत काफी बढ़ गई थी। रजनीश ने फ्लॉलेस फॉर सीजन्स को तोड़ने के लिए क्रूर बल का इस्तेमाल किया। अर्जुन देव सीजन के चक्र को सामने नहीं ला सके क्योंकि उन्हें लगातार हत्या की चालों से निपटना पड़ता था। इसने उसे कुछ हद तक निष्क्रिय स्थिति में डाल दिया। एक कोने में मजबूर होकर वह केवल गड़गड़ाहट की अमर इच्छा को पूरी तरह से उजागर कर सकता था। निर्दोष कृपाण दाव का उपयोग करते हुए उन्होंने प्रकाश क्लेश कृपाण तकनीक को मूर्त रूप दिया, क्रूर बल के साथ क्रूर बल का मुकाबला किया। सुनहरे तराजू और सींगों की एक जोड़ी के साथ 100 बिजली के ड्रैगन चारों ओर चक्कर लगाते हुए क्रूरता से चिल्लाते थे। उन्होंने अपना सिर हिलाया और अपनी पूंछ लहराया, बहुत फुर्तीले और यथार्थवादी दिखाई दिए। उन्होंने रजनीश के साथ हस्तक्षेप करते हुए एक बिजली के ड्रैगन की आभा भी दी। स्वाभाविक रूप से यह ड्रैगन आभा असली ड्रैगन आभा नहीं थी। इसके बजाय यह बैंगनी बिजली जिम्मेदार कृपाण क्यूई से बना था। हालांकि इसकी ताकत कमतर नहीं थी। कभी कभी बिजली के ड्रैगन की आभा नीचे के पहाड़ों पर उतरती थी। 1 किलोमीटर ऊंची चोटियां तुरंत गायब हो गईं, जैसे कोई अजीब जानवर उन्हें काट ले। बिजली क्लेश कृपाण तकनीक बेहद अत्याचारी थी। अर्जुन देव द्वारा भेजे गए हर मुक्के के साथ उसने अपनी हथेली से जो भी प्रहार किया, कृपाण की रोशनी चमकती थी और अगले ही पल में एक बिजली का अजगर दबंग रजनीश को रोकने के लिए प्रकट हुआ। रजनीश की तलवार पर आग की लपटें धधक उठीं। हर बार जब वह अपनी तलवार चलाता था, तो आग की लपटें निकलती थीं, जिससे एक और तीव्र विस्फोट होता था। उस भयानक विनाशकारी शक्ति को पृथ्वी को हिलाने वाली कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। नीचे 50 किलोमीटर की पर्वत श्रृंखला हिल गई और अनगिनत पत्थर नीचे गिर गए। जब रजनीश ने देखा कि बिजली के ड्रैगन अंतहीन लग रहे हैं और उसकी तलवार की तकनीक को रोकने में सक्षम हैं, तो वह इस लड़ाई को आगे बढ़ने देने के लिए तैयार नहीं था। 9 सूर्य एक साथ दिखाई देते हैं,
सुनहरा कौवा दुनिया को नष्ट कर देता है, रजनीश चिल्लाया। 25 किलोमीटर की देदीप्यमान लपटें उसके पीछे प्रकट हुईं और संघनित होकर 9 3 पैर वाले गोल्डन कौवे बन गईं। प्रत्येक गोल्डन क्रो सूरज की तरह चमकदार और शानदार था। रजनीश ने इशारा किया और तलवार की रोशनी चमक उठी। 9 विशाल जलते हुए सुनहरे पक्षी प्रकाश की 9 किरणों में बदल गए, 100 बिजली के ड्रैगन पर हमला कर रहे थे। इसके अलावा सिए गोल्डन कौवे अतुलनीय रूप से क्रूर थे। जब उन्होंने अपने 3 पैरों से स्वाइप किया तो उन्होंने बिजली के ड्रैगन को एक एक करके आधा कर दिया, जिससे बिजली के ड्रैगन बुरी तरह से चिल्लाने लगे। अर्जुन देव का दिल डूब गया। देवत्व के संदर्भ में रजनीश के जीवन की लपटों से बने गोल्डन कौवे उनके बिजली के ड्रैगन से कहीं आगे निकल गए, जो बिजली के ड्रैगन की दास्ता बन गए। दिव्य बिजली क्लेश काटना। एक विचार के साथ अर्जुन देव ने जल्दी से बचे हुए बिजली के ड्रैगन को इकट्ठा किया। बैंगनी बिजली ताबीज की शक्ति ने लगातार उनका समर्थन किया। दिव्य बिजली का एक सुनहरा बोल्ट कहीं से भी दिखाई दिया, कृपाण क्यूई के एक स्ट्रैंड में बदल गया और 9 गोल्डन कौवे को काट दिया। दिव्य बिजली क्लेश की शक्ति ने तुरंत खुद को दिखाया। दिव्य बिजली ने 9 सुनहरे कौवे को गिरा दिया, जो सूरज की तरह चमकीले थे। उनकी लपटों की रोशनी काफी कम हो गई। खोने के लिए समय नहीं था। अर्जुन देव एक कदम पीछे हटे और उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। सोल स्लेयर धनुष उसके दाहिने हाथ में दिखाई दिया। उसने एक स्टार ब्रेकर एरो को नोक किया और धनुष की डोरी खींची। अर्जुन देव ने अपनी ऊर्जा को प्रसारित किया, एक ड्रैगन फोर्स को बाहर लाया। उसके शरीर की हड्डियों ने गड़गड़ाहट की। 5000 टन बल के साथ सोल स्लेयर बो के हमले ने भारी ठंड क्यूई प्राप्त की, जिसने जलते हुए गोल्डन कौवे द्वारा हवा में उत्सर्जित गर्मी को तुरंत रद्द कर दिया। रजनीश के हाव भाव बदल गए। अर्जुन देव के हाथ में धनुष ने उन्हें बुरा एहसास कराया। उसने अपनी तलवार वापस ले ली और उसके शरीर में कानून की ऊर्जा बढ़ गई, क्योंकि उसने 9 गोल्डन कौवे को एक में विलय करने का निर्देश दिया। हुश। दुर्भाग्य से रजनीश के लिए उसे अभी भी बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन देव ने धनुष की डोरी को छोड़ दिया। स्टार ब्रेकर एरो चमकता है और 9 गोल्डन कौवे के माध्यम से छेद करता है, तुरंत हत्या की चाल को बेअसर कर देता है, जिसे अंजाम देने के लिए रजनीश ने इतना प्रयास किया था। अर्जुन देव के बिजली के ड्रैगन नष्ट हो गए। हालांकि रजनीश के 9 गोल्डन कौवे भी नष्ट हो गए, जिससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। आकाश में 2 लोगों ने अपनी तीव्र लड़ाई फिर से शुरू की। कई चालों का आदान प्रदान करने के बाद वे जानते थे कि दूसरे से निपटना कितना कठिन था। इसलिए वे दोनों काफी अधिक सतर्क हो गए। जब निशांग, वनगरी और अन्य लोग देख रहे थे तो उन्होंने आह भरी और कहा, भाई देव के पास केवल एक अच्छी कृपाण की कमी है, अन्यथा वह इतना निष्क्रिय नहीं होता। यह रजनीश वास्तव में अविश्वसनीय है। तलवार के पहले शिष्य को वास्तव में कम करके नहीं आंका जा सकता है, सिकंदर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। अर्जुन देव स्पष्ट रूप से रक्षात्मक थे और रजनीश के उग्र नरक का सामना करते समय नुकसान में थे। इन्फर्नो सेबर सॉवरेन के वनागरी ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कि कहा जाता है, किसी अत्यधिक कठिन चीज को आसानी से तोड़ा जा सकता है। हालांकि रजनीश के हमले क्रूर हैं, अगर उसे 1 और 100 चालों में दमनकारी लाभ नहीं मिलता है तो वह निश्चित रूप से हार जाएगा। निशांग ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन देव 1 और 100 मूव्स टिक सकते हैं या नहीं। उसके हाथ में कोई हथियार नहीं है, वह रजनीश की तलवार की चाल प्राप्त करने के लिए अपने मांसल शरीर का उपयोग कर रहा है, जिसमें विनाशकारी विशेषता है। उसका शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, उसकी अपनी सीमाएं हैं। दुगु राणा, जो शायद ही कभी बोलते थे, स्थिति के बारे में आशावादी नहीं थे। उन्होंने उदास होकर कहा, यह कठिन है। मुझे लगता है कि अर्जुन देव पहले से ही मुश्किल में है। वह निश्चित रूप से 1 और 100 चालों के भीतर उखड़ जाएगा। मुझसे 300 चालें प्राप्त करने के लिए अपने भौतिक शरीर का उपयोग करके, भले ही आपके पास स्टील का शरीर हो, आपको पहले से ही पीड़ित होना चाहिए। रजनीश ने अर्जुन देव की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए एक सहज अभिव्यक्ति प्रकट की। अर्जुन देव के हाव भाव शांत रहे। उन्होंने कुछ भी समझाने की जहमत नहीं उठाई।
उनका भौतिक शरीर पहले से ही एक शिखर रैंक 3 ऋषि शरीर था। इसके अलावा उन्होंने इसे भरपूर दिव्य सामग्रियों से पोषित किया। उनका शरीर पहले से ही एक अर्ध सम्राट की तुलना में कमजोर नहीं था। यद्यपि अर्जुन देव के प्रतिद्वंद्वी के हमले अत्याचारी थे, जिससे काफी चोट लगी थी, लेकिन वे कम से कम 200 चालों के बिना उनके शरीर को नहीं तोड़ सकते थे। यह देखकर कि उसका ताना काम नहीं कर रहा है, रजनीश ने ठंड से खर्राटे लिए और उसके हमले और भी क्रूर और तीव्र हो गए। पलक झपकते ही 50 चालें बीत गईं। सदमे की लहरों ने नीचे के 50 किलोमीटर के पहाड़ों और जंगलों को बहा लिया। जो कोई भी इस दृश्य को देखेगा वह डर से कांप उठेगा। जब रजनीश ने अर्जुन देव को अभी भी जीवंत और बेफिक्र देखा, तो वह चिंतित महसूस किए बिना नहीं रह सका। वह अपनी स्थिति के बारे में बहुत स्पष्ट था। रजनीश के तलवार के प्रहार अतुलनीय रूप से अत्याचारी थे। हर कदम एक हत्या की चाल थी। प्रत्येक कदम के साथ वह ज्वालामुखी विस्फोट के समान क्रूर शक्ति को बाहर ला सकता था। हालांकि ऊर्जा की मांग जबरदस्त थी। यदि वह अभी भी अर्जुन देव को नहीं उतार सकता है, तो वह अपनी कानून ऊर्जा को समाप्त कर देगा। उस समय रजनीश कितना भी काबिल क्यों न हो, वह बैठी हुई बत्तख बनकर ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। मैं हारने का जोखिम नहीं उठा सकता, अन्यथा यह बहुत शर्मनाक होगा। मैं इसे केवल एक अंतिम चाल से सुलझा सकता हूं। हालांकि बस इसी समय कुछ अजीब हुआ। अर्जुन देव, जो निष्क्रिय रूप से बचाव कर रहे थे, अचानक एक चाल चली। उसने उस क्षण को जब्त कर लिया जब रजनीश घबरा गया और उसने चार्ज करने की पहल की। रजनीश ने केवल 18 एज़ियो ड्रैगन को अर्जुन देव के चारों ओर घूमते हुए देखा, जो भयानक ड्रैगन माइट को बाहर निकाल रहा था। नीला कृपाण प्रकाश के तार हर जगह चमकते हैं और कट जाते हैं। यह अर्जुन देव की सबसे मजबूत चाल थी, निर्दोष एज़ियो ड्रैगन प्रोफाउंड स्लैश को वश में। इस कदम के साथ जिस ताकत से भड़का वह वास्तव में रजनीश के मजबूत ज्वालामुखी विस्फोट जैसे तलवार के इरादे से कमजोर नहीं था। कृपाण की रोशनी काट दी गई। कुल 18 कृपाण की रोशनी बारी बारी से कट गई, जिससे रजनीश को सोचने या अपनी हत्या की तकनीकों का उपयोग करने का कोई अवसर नहीं मिला। जब तक अंतिम कृपाण की रोशनी उतरी, रजनीश का रुख पूरी तरह से गड़बड़ हो चुका था। उसने खून की एक कौर की उल्टी की क्योंकि उसका शरीर वापस उड़ रहा था। असंख्य स्वर्ग दिव्य मुट्ठी, देवता अवरोही, 10 गुना युद्ध कौशल। अपने प्रतिद्वंद्वी की मानसिक स्थिति में एक उद्घाटन को जब्त करना और उसे घायल करने के लिए उसे फेंकना मुश्किल था। अर्जुन देव एक घातक झटका लगाने का मौका कैसे चूक सकते हैं? बजना, क्लैंग। ठीक इसी समय आकाश में तलवार की 2 रोशनी चमक उठी, तलवार के इरादे से प्रभावित हो गईं और बिना किसी चेतावनी के अर्जुन देव पर उड़ गईं। इन 2 चालों की उपस्थिति का समय बेहद उपयुक्त था। यह वह क्षण था जब दिव्य प्रकाश ने अर्जुन देव को ढक लिया। इसके अलावा वे अन्य 2 से घातक हमले थे जो कुछ भी वापस नहीं रखते थे। अर्जुन देव का भौतिक शरीर पहले से ही काफी घायल हो गया था और वह सूखा हुआ था। उसके पास उन्हें पूरी तरह से चकमा देने का कोई तरीका नहीं था। जो जीतता है वह राजा है। अर्जुन देव, आप सहने और योजना बनाने में सक्षम हो सकते हैं, तेज आंखों और महान अंतर्दृष्टि के साथ। फिर भी, तो क्या? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे अकेले लड़ूंगा। रजनीश ठंड से हंसा और अपने शरीर में लगे चोटों को दबा दिया। उसके चेहरे पर तिरस्कार चमक उठा क्योंकि उसने अन्य 2 के साथ अर्जुन देव पर हमला किया। उन तीनों ने अर्जुन देव को घेर लिया। स्थिति तुरंत पलट गई। पहले पलड़ा भारी रखने वाले अर्जुन देव अब खतरे में थे। निशांग और अन्य लोगों के भाव तुरंत काफी बदल गए। स्पष्ट रूप से उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये 2 अन्य तलवारबाज इतने घृणित होंगे। यहां तक कि अगर ब्लेड्समैन ने अर्जुन देव की मदद करने की कोशिश करने के लिए अब एक कदम उठाया, तो उन्हें बहुत देर हो चुकी होगी। बड़े भाई अर्जुन देव, बस ध्यान केंद्रित करें और अपनी चाल चलें। देव भाई इन बुरे लोगों को ब्लॉक करने में आपकी मदद करेंगी। गहन युद्ध के मैदान में एक खुशबू उड़ गई। एक सुंदर आकृति बिजली की गति से पहुंची। एक चिंगारी को उड़ने में लगने वाले समय में उसने अपनी कमर पर लटकी हुई तलवार खींच ली। तुरंत बर्फ के पंख हर जगह बह गए।
एक चौंकाने वाली तलवार की रोशनी धीरे से गुनगुनाती है। जैसे ही यह लापरवाही से उड़ गया, इसने शास्त्री और महाबली की चाल को अवरुद्ध कर दिया। अर्जुन देव मंद मंद मुस्कुराए और रजनीश की ओर देखने लगे, जिसके हाव भाव तेजी से बदल रहे थे। उसने ठंडे स्वर में कहा, यह सोचकर कि तलवार के संप्रभु के शिष्यों में आपके जैसा कचरा है। आज आपने न केवल खुद को बल्कि गहन डोमेन के सभी तलवारबाजों को भी शर्मिंदा किया है। पैंग। अर्जुन देव को अब डरने की कोई बात नहीं थी। इस पंच में 10 ड्रैगन फोर्स शामिल थे। एक जोरदार धमाके के साथ उसने तुरंत पास आ रहे रजनीश को वापस खटखटाया, जिससे वह एक पहाड़ से टकरा गया। वह चोटी ढह गई। जोर से गड़गड़ाहट सुनाई दी। टनों मलबे ने रजनीश को दफन कर दिया। उनके जीवित रहने का कोई पता नहीं है। शास्त्री, महाबली, तुम दो रजनीश को दूर ले आओ और स्वर्गीय कड़ाही नगर से रटना करो। निशांग ने सिकंदर और कई दर्जन अन्य ब्लेडमैन को तेजी से आगे बढ़ाया। उन्होंने बिना कुछ कहे शास्त्री और महाबली को घेर लिया, जिन्हें देवबाई ने रोक दिया। चूंकि दूसरे पक्ष ने पहले नियम तोड़े थे, इसलिए निशांग को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों कितने शक्तिशाली थे, उनके चारों ओर इतने सारे लोग थे, वे केवल पीटा ही जाएगा। शास्त्री और महाबली को तब तक पीटा गया जब तक कि उनकी नाक खून से लथपथ नहीं हो गई और उनके चेहरे सूज नहीं गए। चूंकि वे तलवार के संप्रभु के शिष्य थे, इसलिए निशांग और अन्य लोगों ने उन्हें मारने की हिम्मत नहीं की। हालांकि दोनों को अभी भी दर्द और पीड़ा की पूरी सेवा मिली। तलवारबाज भी पहले से ही पूरी तरह से शर्मिंदा थे। दोनों की मूल योजना अर्जुन देव को उतारने की थी, जबकि वह गार्ड से दूर थे। फिर अपने पहले वरिष्ठ भाई की ताकत का उपयोग करते हुए वे दूसरों को पार कर लेंगे। उस समय विजेता के रूप में वे सही में होंगे। दुनिया को ही पता चलेगा कि रजनीश ने कृपाण स्कूल की चाय पार्टी को बाधित कर दिया। किसी को याद नहीं होगा कि उनमें से दो ने चुपके से हमला किया था। इन दोनों को उम्मीद नहीं थी कि देवबाई चार्ज आउट हो जाएंगी। स्पिरिट फॉक्स किंग की दत्तक बेटी, जो मूल रूप से उनके साथ थी, ने उन्हें महत्वपूर्ण क्षण में अवरुद्ध कर दिया। कालेश, तुम स्वर्गीय तलवार मंडप में प्रवेश करने के बारे में भूल सकते हो, शास्त्री ने घृणा से कहा जब वह महाबली को राजनिश को खोदने के लिए ढह गए पहाड़ पर ले आए और फिर दयनीय अवस्था में भाग गए। देवबाई को कोई परवाह नहीं थी। वह धीरे से मुस्कुराई और अर्जुन देव के पीछे प्यारी तरह से खड़ी हो गई। भाई देव, यह चाय पार्टी बच गई है, आपके लिए धन्यवाद। निशांग ने अर्जुन देव को मुट्ठी भर की सलामी दी। अर्जुन देव ने शांति से कहा, भाई भाटी बहुत विनम्र हो रहे हैं। मुझे वास्तव में चाय पार्टी का माहौल पसंद है और इससे मुझे बहुत फायदा हुआ। चूंकि कोई परेशानी पैदा करने आया है, स्वाभाविक रूप से मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। निशांग के मन में एक विचार आया। उन्होंने कहा, मैं अगली चाय पार्टी को अर्जुन देव पर कैसे छोड़ दूं? मैं अपने स्वामी से बात करूंगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यह सही है, भाई देव। 10 साल बाद अगर हम सब अभी भी आसपास हैं, तो हम अगली चाय पार्टी को व्यवस्थित करने के लिए आप पर छोड़ देंगे। अन्य सभी ने भी अपनी राय व्यक्त करना शुरू कर दिया। उन्हें अर्जुन देव द्वारा चाय पार्टी आयोजित करने पर कोई आपत्ति नहीं थी। इसके विपरीत वे पहले से ही इसका इंतजार कर रहे थे। जब अर्जुन देव ने उनकी प्रतिक्रिया सुनी, तो वह मदद नहीं कर सके लेकिन उत्साहित हो गए। हालांकि कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने इस सुझाव को खारिज कर दिया। चाय पार्टी का आयोजन करना बहुत सरल लग सकता है, लेकिन उसे बहुत प्रयास और संसाधन खर्च करने होंगे, उनमें से एक बड़ी राशि। यह अत्यधिक समस्याग्रस्त होगा। निशांग मंद मंद मुस्कुराया और कहा, मना करने की इतनी जल्दी मत करो। यदि आप इच्छुक हैं, तो आप किसी भी समय मेरे पास आ सकते हैं। मुझे अभी भी कुछ मामलों से निपटना है। मुझे उन्हें तुरंत निपटाने की जरूरत है, इसलिए मैं पहले अपनी छुट्टी ले लूंगा। इस बिंदु पर चाय पार्टी को पूरी तरह से समाप्त माना जा सकता है। जब अन्य लोग अर्जुन देव से कुछ शब्द कहने के लिए आए, तो वे एक के बाद एक चले गए। एक बार जब सभी चले गए, तो अर्जुन देव ने मुड़कर देवबाई की ओर देखा। देवबाई से आखिरी बार मिलने के बाद से कई वर्षों में वह बहुत बड़ी हो गई थी।
युवा और भोले रूप का एक छोटा सा भी हिस्सा नहीं था जो उसके प्यारे चेहरे पर बना हुआ था, जो अब एक राष्ट्रीय आपदा को ट्रिगर कर सकता था। उसकी आकर्षक हवा ने बड़पन और पवित्रता का स्पर्श प्राप्त कर लिया था। स्पिरिट फॉक्स किंग की दत्तक बेटी के रूप में उसकी स्थिति दिव्य बेटी या फीन डोमेन में एक पवित्र वंशज के समान थी, चाहे वह इसे पसंद करती हो या नहीं। अर्जुन देव कुछ विचलित नजर आ रहे थे। क्या यह अभी भी उस समय की सौम्य और शुद्ध देवबाई थी? उसने देवबाई की कमर पर लापरवाही से नजर डाली और वहां एक उत्तम लौकी लटकी हुई पाई। उसके होंठ मदद नहीं कर सके लेकिन कर्ल हो गए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिवर्तन, देवबाई हमेशा के लिए वह देवबाई होगी। हे बड़े भाई अर्जुन देव, देवबाई को इस तरह मत देखो। देवबाई शर्मा गईं और अपना सिर नीचे कर लिया। स्पष्ट रूप से कुछ वर्षों के विकास के बाद उसने पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंधों की बेहतर समझ हासिल कर ली थी। अर्जुन देव धीरे से मुस्कुराया। जब उन्होंने अपनी बुद्धि को ठीक किया तो उन्होंने कहा, मुझे याद है कि शास्त्री ने आपको कालेश कहा था। अपना सिर उठाते हुए देवबाई ने एक गंभीर अभिव्यक्ति प्रकट की और कहा, हाँ, यह वह नाम है जो मेरे दत्तक पिता ने मुझे दिया था। भविष्य में केवल बड़े भाई अर्जुन देव ही मुझे देवबाई कह सकते हैं। अर्जुन देव ने इस बारे में सोचा और हामी भर दी। जब वे स्काई डोम दायरे में थे तो दूसरों के लिए उन्हें देवबाई कहना कोई समस्या नहीं थी। अब उसकी पहचान को देखते हुए अगर दूसरों को ऐसा करना होता तो यह अशोभनीय था। बड़े भाई अर्जुन देव, पहले जाओ और अपनी चोटों का इलाज करो। बात करते रहने की कोई जरूरत नहीं है, देवबाई ने कुछ याद करते हुए चिंतित होकर कहा। वास्तव में रजनीश के विनाश की तलवार के इरादे की हर तलवार एक ज्वालामुखी फटने की तरह थी। विनाश आश्चर्यजनक था। कुछ 100 चालें प्राप्त करने के बाद उनके भौतिक शरीर में महत्वपूर्ण चोट लग गई थी। आसमान में 5 किलोमीटर दूर ओजस और प्रजय सफेद बादल पर खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, वास्तव में हमने भाई अर्जुन देव को लंबे समय से नहीं देखा है। चलो अब नीचे चलते हैं और उसे नमस्ते कहते हैं। प्रजय ने ओजस को वापस पकड़ लिया, पूछा, दिमाग के लिए लकड़ी, क्या आपको लगता है कि यह जाने और नमस्ते कहने का उपयुक्त समय है? क्या गलत है? अर्जुन देव ने ऋषि मार्ग स्मारक में मेरी जान बचाई। हालांकि मैं उससे ईर्ष्या करता हूं, लेकिन इसे इतना स्पष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहां तक कि उसका अभिवादन करने के लिए भी नहीं जा रहा है। ओजस ने अपने स्वर में कुछ असंतोष के साथ उत्तर दिया। प्रजय के खूबसूरत चेहरे पर बेपसी का भाव चमक उठा। वह केवल ओजस को अपने दिल में मूर्खता के लिए डांट सकता था। फिर उसने अधीरता से कहा, यह आप पर निर्भर है। यदि आप वास्तव में नीचे जाते हैं तो कालिश शायद आपसे बात नहीं करेगा। आप लकड़ी के ब्लॉक, कम से कम आधे साल तक। युआन कोंग ने ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि अर्जुन देव दूर की चोटी पर पालथी मारकर बैठे हैं और अपनी चोटों के इलाज के लिए अपनी ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। देवबाई ने अपना सिर अपने हाथों पर टिका लिया था। अर्जुन देव को एक गर्म मुस्कान के साथ देख रहा था। वह स्थान खामोश था क्योंकि गर्मी और शांति धीरे धीरे फैल रही थी। ओजस अचानक होश में आया और वह शर्मिंदगी से मुस्कुराया। हम किसी भी समय उनका अभिवादन कर सकते हैं। बस इसे अभी के लिए जाने दो। हालांकि अब जब हमने रजनीश को नाराज कर दिया है तो स्वर्गीय तलवार मंडप में प्रवेश करना कुछ हद तक समस्याग्रस्त होगा। अगर हम अंदर नहीं जा सकते तो ऐसा ही हो। अर्जुन देव की खातिर वह लड़की शायद एक दिव्य हथियार को छोड़ने के लिए भी तैयार होगी। इससे ज्यादा स्वर्गीय तलवार मंडप और क्या होगा? प्रजय ने मुस्कुराते हुए कहा। ओजस ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जिसके बारे में बोलते हुए मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके शब्दों में असाधारण रूप से खट्टा स्वर है। यह आपके जैसा नहीं है, हमारी फीएन रेस का सबसे सुंदर आदमी। प्रजय का चेहरा अकड़ गया। अपने गले में दर्द वाली जगह पर जैब किए जाने के बाद उसने ओजस पर एक नजर डाली और उसे नजरअंदाज कर दिया। जब अर्जुन देव ने अपनी ऊर्जा का संचार समाप्त कर दिया और देवबाई के साथ कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया तो वह गहन क्षेत्र में आने के लिए देवबाई के उद्देश्य को समझ गया। अयान ने देवबाई को जो स्नो फेदर स्वॉर्ड दिया था वह उसके लिए बहुत उपयुक्त थी। दुर्भाग्य से इसमें अभी भी एक आइटम स्पिरिट का अभाव था
जिसकी उसे एक उपदिव्य हथियार और विशेष रूप से एक दिव्य हथियार बनने की आवश्यकता थी। जैसे जैसे देवबाई धीरे धीरे मजबूत होती गईं, स्नो फेदर स्वॉर्ड के लिए एक आइटम स्पिरिट को पोषण देने की आवश्यकता अधिक दबाव वाली हो गई। स्वॉर्ड फोर्जिंग पीक पर जाने का उसका उद्देश्य एलेक्स सेटू को स्नो फेदर स्वॉर्ड के लिए एक आइटम स्पिरिट का पोषण करने के लिए कहना था। एलेक्स सेतु ने तलवार स्कूल रैंकिंग के शीर्ष 10 में जगह बनाने और उसे 10,000 साल पुराना एसेंस आयरन दिलाने की शर्त पर मदद करने के लिए सहमति व्यक्त की थी। यह वास्तव में संयोग था। अर्जुन देव और देवबाई के स्वॉर्ड फोर्जिंग पीक पर जाने के उद्देश्य अजीब तरह से समान थे। देवबाई अर्जुन देव के कंधे पर झुक गईं। बड़े भाई अर्जुन देव, लगभग 3 साल हो गए हैं। आप देवबाई को खोजने के लिए फील्ड डोमेन में क्यों नहीं गए? उसने छिपी हुई कड़वाहट के स्वर में पूछा। उसकी आंखें कुछ लाल थीं। 3 साल हो गए थे। अर्जुन देव ने स्पष्ट रूप से वादा किया था कि जब वे हेवनली रॉक किंग्स स्टारग्रेव पैलेस में थे तो वहां जाएंगे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसकी उम्मीदें अवास्तविक थीं। अर्जुन देव कभी नहीं आए। सबसे पहले देवबाई को कभी कभी अर्जुन देव की खबर सुनाई देती थी। फिर निचले क्षेत्र में लौटने के बाद उसकी कोई खबर नहीं थी। अफवाहों में कहा गया था कि वह ऋषि मार्ग स्मारक में फंस गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। वह चुपके से बाहर निकल गई थी और ऋषि मार्ग स्मारक में गई थी। हालांकि वह प्रवेश नहीं कर सकी और कई बार रोई। यदि स्पिरिट फॉक्स किंग को सुप्रीम स्काई सम्राट से यह खबर नहीं मिलती कि अर्जुन देव केवल निचले क्षेत्र में गए थे, तो देवबाई ऋषि मार्ग स्मारक के सामने तब तक चौकसी खड़ी रहती जब तक कि वह अगला नहीं खुलता। देवबाई ने अर्जुन देव को इनमें से कुछ भी नहीं बताया, अपनी आशाओं और चिंताओं को चुपचाप अपने दिल में रखा। हालांकि अब जब अर्जुन देव उसके सामने थे, तो वह अब इस प्रश्न को रोक नहीं सकी और फिर भी अंत में पूछ ली। अर्जुन देव का हृदय खट्टा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना है। जबकि 3 साल लंबे हो सकते थे, उनके पास इसे आसान बनाने या आराम करने का कोई समय नहीं था। यह विशेष रूप से अभिमा के निधन के बाद था। उस नुकसान ने उसे और भी अधिक दोषी महसूस कराया और बिना थके खेती की, नींद और भोजन को छोड़ दिया, किसी और चीज की परवाह नहीं की। अर्जुन देव जानते थे कि स्पिरिट फॉक्स किंग की तरफ से देवबाई अच्छा कर रही है, इसलिए उसे उसकी चिंता नहीं थी। उस समय विक्रांत नगर के पास सेवन हॉर्न माउंटेन की छोटी स्पिरिट फॉक्स वास्तव में बहुत बदल गई थी। उसकी ताकत ने अर्जुन देव को भी टक्कर दे दी, जिससे वह फील्ड डोमेन की पवित्र बेटी की तरह बन गई। क्षमा करें, मैं। देवबाई ने सूंघा और मुस्कुराया। उन्होंने कहा, बड़े भाई अर्जुन देव, माफी मत मांगिए। यह देवबाई की गलती है। देवबाई बहुत स्वार्थी हैं। जब तक बड़े भाई अर्जुन देव खुश हैं और मैं कभी कभी बड़े भाई अर्जुन देव की खबर सुन सकती हूं, तब तक देवबाई संतुष्ट है। जैसे ही एक अनियंत्रित ठंडी हवा बह रही थी, अर्जुन देव का हृदय जटिल भावनाओं से भर गया, जिससे एक कड़वा स्वाद निकल गया। कई साल हो गए थे। अर्जुन देव ने मूल रूप से सोचा था कि जैसे जैसे देवबाई बड़ी होंगी, वह धीरे धीरे उनके लिए अपनी निर्भरता को पहचान लेगी और इसे अपनी भावनाओं से अलग कर लेंगी। उसने अपना सिर हिलाया और अचानक कुछ सोचा। ओह, वैसे प्रजय और ओजस कहाँ हैं? क्या वे आपके साथ नहीं आए थे? देवबाई की आंखों में एक चालाक नजर चमक उठी क्योंकि वह शरारती ढंग से मुस्कुरा रही थी। यह सही है। वे दोनों बहुत अधिक हैं। बड़े भाई अर्जुन देव को देखने के बाद भी वे आकर आपका अभिवादन भी नहीं करते थे। मैं वापस जाऊंगा और उन्हें सबक सिखाऊंगा। बड़े भाई अर्जुन देव, मुझे किंग्युन पीक, बड़ी बहन सौम्या और उस बड़े भाई सुमेर के बारे में बताएं। अब वे कैसे हैं? देवबाई वास्तव में जानना चाहती हैं। 3 दिन बाद हेवनली काल्ड्रॉन सिटी के रेस्तरां में सभी काश्तकारों ने बिना किसी अपवाद के चाय पार्टी के विभिन्न अजीब दृश्यों पर चर्चा की। उन्होंने 18 प्राचीन कृपाण संप्रभुओं के बारे में बात की, जो अपने दाव के बारे में व्याख्यान देने के लिए अंतरिक्ष और समय को पार कर रहे थे, जिससे 50 किलोमीटर तक स्वर्गीय फूलों की बाढ़ आ गई। उसके बाद अर्जुन देव और तलवार संप्रभु के प्रथम शिष्य के बीच आश्चर्यजनक युद्ध हुआ, जिसने 50 किलोमीटर की पर्वत श्रृंखला को मलबे में बदल दिया। इस विषय ने सभी को 1 महीने तक परेशान कर दिया।
इस विशेष चाय पार्टी के बारे में युगों से बात की जाएगी, जो इतिहास की लंबी नदी में एक स्पष्ट छाप छोड़ती है। हाँ, क्या आप लोगों ने देखा कि रजनीश और अन्य दो इतने दबंग तरीके से आए थे और शास्त्री ने एक तलवार के प्रहार से नरक कृपाण के शिष्य को वापस मजबूर कर दिया, यह घोषणा करते हुए कि वे यहाँ चेहरे पर थप्पड़ मारने आए हैं? किसने कल्पना की होगी कि अंत में उन तीनों को खेदजनक स्थिति में पीटा जाएगा? अब यह खबर पहले से ही स्वर्गीय तलवार मंडप में फैल चुकी है। तलवारबाजों का वह समूह कम से कम आधे साल तक अपना सिर नहीं उठा पाएगा। मैंने सुना है कि जिस व्यक्ति ने 18 प्राचीन कृपाण संप्रभुओं को दाव के बारे में बोलने के लिए उकसाया और जिस व्यक्ति ने रजनीश को हराया, वह देवलोक डोमेन के सफेद वस्त्र वाले राजा अर्जुन देव दोनों थे। क्या यह सच है? क्या यह झूठ हो सकता है? चाय पार्टी में कई ब्लेड्समैन ने इसे व्यक्तिगत रूप से देखा। यह झूठ कैसे हो सकता है? यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि हेवनली काल्ड्रॉन सिटी का सबसे बड़ा रेस्तरां 3 दिन पहले हुई चाय पार्टी के बारे में बात करने वाले ब्लेड्समैन से भरा हुआ था। तीसरी मंजिल पर अपेक्षाकृत कम किसान थे। अर्जुन देव का सिर एक खिड़की के पास एक मेज पर किताबों में दफन था, क्योंकि उन्होंने कृपाण दाव को रिकॉर्ड किया था, जिसके बारे में 18 प्राचीन कृपाण संप्रभु ने चाय पार्टी में बात की थी। अर्जुन देव की समझने की क्षमता वहां मौजूद अन्य सभी ब्लेड्समैन से कहीं अधिक थी। उन्हें प्राचीन कृपाण संप्रभु के प्रवचनों से सबसे अधिक लाभ मिला था। भारी स्तरित ऋषि आवाजों के बावजूद उन्होंने एक शब्द भी खोए बिना सभी 18 कृपाण दाव को याद किया। बेशक उसने उन्हें सिर्फ स्मृति में समर्पित कर दिया था और उन्हें मौके पर ही समझ नहीं पाया था। इसके अलावा उनके पास अपना खुद का निर्दोष कृपाण दाव था। भले ही ये कृपाण दाव पूर्वजों से थे, वह उन्हें केवल संदर्भ के रूप में उपयोग कर सकता था। हालांकि भले ही उसे इन कृपाण दाव की आवश्यकता न हो, इसका मतलब यह नहीं था कि दूसरों को नहीं था। उदाहरण के लिए ब्लडी यंग मास्टर योगेश ने नरसंहार कृपाण दाव की खेती की। यदि अर्जुन देव ने नरसंहार कृपाण दाव के बारे में प्राचीन कृपाण संप्रभु की समझ उन्हें दे दी, तो योगेश बहुत खुश होंगे और अर्जुन देव पर और भी अधिक बड़ा एहसान करेंगे। मेज के उस पार देवबाई शराब पी रही थी। उसका सुंदर चेहरा थोड़ा तमतमा गया था, क्योंकि वह शांति से अर्जुन देव को लेखन पर ध्यान केंद्रित करते हुए देख रही थी। अंतिम स्वर्गीय कृपाण दाव की रिकॉर्डिंग समाप्त करने के बाद उन्होंने एक गहरी सांस ली और देवबाई पर नजर डाली, जो उनका सामना कर रही थी। 3 दिन हो गए हैं। प्रजय और ओजस ने अभी तक खुद को क्यों नहीं दिखाया है? उन्होंने पूछा, उनकी कमी को अजीब महसूस करते हुए। देवबाई ने हंसते हुए जवाब दिया, कौन जानता है कि वे कहाँ हैं? ये दोनों इतने बुरे हैं, जिसके कारण बड़े भाई अर्जुन देव 3 दिनों के लिए मेरे साथ हैं और उनके पास पुर्गेट्री की 9 परतों में जाने का समय नहीं है। पिछले 3 दिनों से अर्जुन देव देवबाई की सुरक्षा को लेकर चिंतित होकर उनके साथ ही रह रहे थे। वह केवल अस्थायी रूप से उन चीजों को नीचे रख सकता था जो उसके पास लंबित थीं और प्रजय और ओजस के प्रकट होने का इंतजार कर सकते थे। हालांकि यह इंतजार 3 दिनों तक खींचता रहा, जिससे अर्जुन देव कुछ चिंतित हो गए। कैसे बड़े भाई अर्जुन देव मुझे पुर्गेट्री की 9 परतों में लाएं? देवबाई ने लौकी को नीचे रखा और बहुत ही प्यारा अभिनय किया। उसकी आंखें प्रत्याशा से चमक उठीं, क्योंकि उसने कहा, द 9 लेयर्स ऑफ परगेट्री किंवदंती कहती है कि यह अमर युग का अंडरवर्ल्ड है, वह स्थान जहां पुनर्जन्म के 6 रास्तों का प्रबंधन किया जाता है। अब जब अमर युग समाप्त हो गया है और चक्र टूट गया है, तो यह स्थान अराजकता में बदल गया है। यह एक ऐसी जगह है जहां घोस्ट रेस के किसान भी बहुत गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। देवबाई निश्चित रूप से बड़े भाई अर्जुन देव की मदद कर सकेंगी। अर्जुन देव मदद नहीं कर सके, लेकिन देवबाई को पुर्गेट्री की 9 परतों के बारे में बताने पर पछतावा हुआ। उसने भौहें चढ़ा दी और कहा, इस मामले का जिक्र मत करो। अगर वे दोनों आज भी नहीं आते हैं, तो मैं उन्हें खोजने में मदद करने के लिए निशांक को मिलूंगा। हाँ भाई देव, हमें खोजने के लिए किसी को भेजने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों पिछले 3 दिनों से यहाँ हैं। लापरवाह हंसी गूंज उठी। अर्जुन देव के 1.5 एंगल में एक मेज पर काले वस्त्र पहने 2 साधक खुद को प्रकट करते हैं और अर्जुन देव की मेज पर आ जाते हैं। वे थे प्रजय और ओजास। अर्जुन देव ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं।
उसने तुरंत काले लबादे पर ध्यान दिया और उन्हें अपनी आध्यात्मिक भावना से महसूस करने का प्रयास किया। अप्रत्याशित रूप से वह अपने दिमाग से उनमें से कोई निशान नहीं उठा सका। अजीब बात है, मुझे आश्चर्य है कि ये किस तरह का लबादा है। ये दोनों पिछले 3 दिनों से मेरी आध्यात्मिक भावना से बचने के लिए इन लबादों पर भरोसा कर रहे होंगे। भाई देव अभी भी कालेश को एक बच्चे की तरह मानते हैं। अभी तक उसे अस्वीकार करने की जल्दी में मत बनो। प्रजय ने अर्जुन देव को बधाई देने के बाद कुछ असंतोष के साथ कहा, एक शराब का कप उठाया और उसे एक बार में निकाल दिया। अर्जुन देव कुछ उलझन में महसूस कर रहे थे। वह ठीक से समझ नहीं पा रहा था कि प्रजय का क्या मतलब है। ओजस ने एक कड़वी मुस्कान प्रकट की और कहा, शायद आप इस बारे में नहीं जानते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कालेश ने कई चीजों का सामना किया है, बहुत कड़वाहट को सहन किया है और कई जीवन मृत्यु की स्थितियों से गुजरा है, जो कि प्रजय और मैं जो कुछ भी झेल रहे हैं वह सब आपके लिए है। इसके बारे में मत बोलो। बड़े भाई अर्जुन देव, वे बस गड़बड़ कर रहे हैं। उन्हें गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। देवबाई ने कहा कि उसने एक चिंतित अभिव्यक्ति प्रकट की और जल्दी से उनके शब्दों को दूर करने की कोशिश की। प्रजय ने ठंडे स्वर में पूछा, इसके बारे में क्यों नहीं बोलते? क्या आपको लगता है कि स्पिरिट फॉक्स किंग की दत्तक बेटी बनना इतना आसान है? स्पिरिट फॉक्स रेस में प्रतियोगिता की संख्या हजारों में है। बाहर खड़े होने के लिए किसी को बहुत सारी हत्याओं और लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। एक गलती का मतलब जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकता है। स्पिरिट फॉक्स किंग की दत्तक बेटी बनने के बाद भी उसकी स्थिति स्थिर नहीं है। उसे स्पिरिट फॉक्स रेस के लिए लड़ना होगा और अगला फील्ड किंग बनने के लिए काम करना होगा। पसीने और खून की मात्रा पहले की तुलना में 100-1000 गुना अधिक है। यह सब एक निश्चित व्यक्ति की छाया का पीछा करने के लिए है। उसने समय समय पर इतना प्रयास किया, बस एक निश्चित व्यक्ति के साथ बने रहने के लिए। हर बार जब वह किसी व्यक्ति की खबर सुनती थी तो वह थोड़ी देर के लिए खुशी से नाचती थी। हर बार जब वह सुनती थी कि इस निश्चित व्यक्ति ने किसी को नाराज किया है तो वह अपने दांत भींच लेती थी और खेती में अपने प्रयासों को दोगुना कर देती थी। शायद वह कुछ अभी भी सोचता है कि स्पिरिट फॉक्स किंग की दत्तक बेटी होना एक राजकुमारी होने जैसा है, सभी का सम्मान प्राप्त करना और असीम भाग्य का आनंद लेना है। हालांकि मुफ्त दोपहर के भोजन जैसी कोई चीज कैसे हो सकती है? यह विशेष रूप से तब होता है जब हमारी फीएंड रेस हर साल कमजोर होती जाती है। ओजस का चेहरा डूब गया। वह बता सकता था कि प्रजय की भावनाएं इस समय कुछ अस्थिर थीं। उसने उदास होकर कहा, प्रजय, कालेश ने आपको पहले ही कहा था कि इसके बारे में बात न करें। क्या तुमने उसे नहीं सुना? प्रजय को एहसास हुआ कि उसने गलत बात कही है। उसने कुछ शराब पी और अपनी जीभ पकड़ ली। देवबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, हे। बड़े भाई अर्जुन देव, यह उतना अतिरंजित और डरावना नहीं है जितना कि बिग ब्रदर प्रजय कहते हैं। मेरे दत्तक पिता देवबाई के लिए बहुत अच्छे हैं। देवबाई ने सब कुछ स्वेच्छा से किया। अर्जुन देव का दिल भावनाओं से भर गया। वह काफी देर तक बोल नहीं पा रहा था। अप्रत्याशित रूप से इस लड़की के माता पिता द्वारा उसे निचले क्षेत्र में ले जाने के कई वर्षों के बाद वह इतनी मेहनत कर रही थी। देवबाई ने गंभीरता से और ईमानदारी से कहा, मेरे पास अभी भी स्पिरिट फॉक्स किंग की वसीयत क्लोन है, मैंने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया है। इस बार मैं वास्तव में बड़े भाई अर्जुन देव की मदद कर सकता हूं। मैं बड़ी बहन अभिमा से भी मिलना चाहता हूं। मैं उस दिन को देखना चाहता हूं जब लूनर शैडो कृपाण फिर से खोल दिया जाए। अर्जुन देव ने देवबाई के हाव भाव को देखा। एक निश्चित दृष्टिकोण जो उसने लंबे समय से धारण किया था धीरे धीरे बदलने लगा। उन्होंने कहा, पहले इसके बारे में बात नहीं करते हैं। देवबाई, थोड़ी देर मेरे साथ आओ। मुझे आपसे अकेले में बात करने के लिए कुछ बातें करनी है। इसके तुरंत बाद केवल प्रजय और ओजस ही टेबल पर बचे थे। माहौल कुछ नीरस था। ओजस ने शराब का एक घूंट लिया और पूछा, प्रजय, दूसरों को नहीं पता होगा, लेकिन क्या आप वास्तव में उस दबाव के बारे में नहीं जानते जो एज्योर सम्राट के वंशज शब्दों के साथ आता है? क्या तुम जानते हो कि इन 3 शब्दों को स्वीकार करने से किस तरह का खतरा आता है? उन्होंने कहा, कालेश से न मिलकर
अर्जुन देव शायद समय का उपयोग उन पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए करना चाहते हैं। वह नहीं चाहता कि उसके ऊपर आने वाला खतरा उसके दोस्तों और परिवार को फंसाए। ऐसा कैसे है कि जब आप इसके बारे में बात करते हैं तो सब कुछ अलग लगता है? आप आमतौर पर ऐसे नहीं होते हैं। प्रजय ने अपने खूबसूरत और आकर्षक चेहरे पर एक गर्म मुस्कान प्रकट की। पहले का असंतोष और नाराजगी कहीं नजर नहीं आ रही थी। आप ब्लॉकहेड, क्या आपको लगता है कि कालिश के समर्पण के साथ समय अर्जुन देव पर उनकी निर्भरता को खत्म कर सकता है? यह निश्चित रूप से असंभव है। यह पहले से ही पर्याप्त है। फिर इसे देखते हुए हम अर्जुन देव को वास्तव में कालिश को स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिससे उन्हें एक दर्जा मिल सकता है। ओजस ने उस सुझाव को सुनने के बाद वह खुद के बावजूद जोर से हंसा। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वह खुद पर हंस रहे हैं या प्रजय। कितना दयनीय। फील्ड रेस में सबसे सुंदर आदमी के पास एक दिन होता है जहां वह मैचमेकर बन जाता है। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव बाइक के साथ लौट आए। उसके चेहरे पर मुस्कान खुशी के साथ साथ कुछ निराशा का संकेत भी देती थी। ओजस ने मन ही मन बुदबुदाया, सोच रहा था कि प्रजय का उकसाना कारगर था या नहीं। कुछ चर्चा के बाद चारों ने पुर्गेटरी की 9 परतों के लिए अपना रास्ता बनाने का फैसला किया। फिर वे सभी अपनी अपनी तैयारी करने के लिए अलग हो गए। अगले दिन जब चारों फिर से इकट्ठा हुए तो वे पुर्गेटरी की 9 परतों की अपनी यात्रा पर निकल पड़े। पुर्गेटरी की 9 परतें एक निषिद्ध भूमि थी जिसके बारे में कुनलुन महाद्वीप में हर कोई जानता था। इसकी प्रसिद्धि प्राइमल कैओस डोमेन के स्वर्गीय खंडहर बंजर भूमि से भी अधिक थी, जो कम से कम सैवेज युद्ध क्षेत्र के बराबर थी। पुनर्जन्म के 6 रास्ते टूटने से पहले यह अमर युग के दौरान अंडरवर्ल्ड था। यह मुख्य रूप से दुनिया में पुनर्जन्म के चक्र का प्रबंधन करता है। अफवाह में कहा गया था कि उस दौरान अगर कोई अमर नहीं हुआ तो वह हमेशा के लिए पुनर्जन्म के चक्र में फंस जाएगा। उनका न्याय उनके कर्मों, अच्छे और बुरे, के आधार पर किया जाएगा और उसी के अनुसार उनका पुनर्जन्म लिया जाएगा। जो दुष्ट थे वे जानवर बन गए। जो लोग बेहद शातिर और दुष्ट थे वे नरक में समाप्त हो गए, हमेशा के लिए उस स्थान में डूब गए और सभी प्रकार की क्रूर यातनाओं को सहन किया, यहाँ तक कि जानवर बनने का मौका भी नहीं मिला। जो अच्छे थे वे मनुष्य के रूप में पुनर्जन्म लेंगे, संभवतः अमीर या रईस बनेंगे। जो लोग बहुत सदाचारी थे वे स्वर्ग में भी समाप्त हो सकते थे, आध्यात्मिक प्राणियों के रूप में पुनर्जन्म ले सकते थे और प्रकृति द्वारा पोषित हो सकते थे, वे स्वर्गीय सैनिक बन जाएंगे। हालांकि अमर युग समाप्त हो गया और मार्शल युग शुरू हो गया। चक्र अब जारी नहीं रहा, नरक अब अस्तित्व में नहीं था। शुद्धिकरण की केवल 9 परतें बची थीं। अतीत के तथ्य किंवदंतियां बन गए। फिर वे बाद में मिथक बन गए। वर्तमान युग में चक्र अब जारी नहीं रहा। दुनिया में कोई अमर नहीं था। हर कोई केवल एक जीवन भर ही जी पाएगा। कोई भी पुण्य अर्जित करने में विश्वास नहीं करता था। 7 दिन बाद अर्जुन देव ने फ्रीडम विंग्स का इस्तेमाल किया और समूह को घोस्ट डोमेन में एक ऊंचे पहाड़ की तलहटी में ले आए। इस पर्वत को माउंट ताई के नाम से जाना जाता था। पहाड़ के ठीक बीच में पहले से ही बादलों से ढका हुआ था। यह बताने का कोई तरीका नहीं था कि यह कितना लंबा था। इसका दायरा 50 किलोमीटर से अधिक था, बहुत विशाल और राजसी। पहाड़ का परिवेश उदास और भयावह था। भटकती आत्माएं और जंगली भूत कभी कभी दिखाई देते हुए उस जगह पर घूमते थे। चारों को ये अजीब नहीं लगे। घोस्ट डोमेन में कई चीजों की कमी हो सकती है, लेकिन भटकती आत्माओं और जंगली भूतों की नहीं। चारों अब तक इनके अभ्यस्त हो चुके थे।